कौन से म्यूचुअल फंड्स में आपने आइडेंटिफाई करके वो थीसिस क्या फॉर्म की कि ये 2-3 अच्छे म्यूचुअल फंड्स लगे? Quant large cap. If you look at this financial year from 1st April, he's the best key. HDFC FlexiCap, now it's a part of my model portfolio. There's one Nippon large cap, जो star performance आया Nippon large cap का. What would be your IRR? It's upwards of 40%. 40%? अपने आनंद राठी में भी कुछ प्रोडक्ट्स जो थे वो बंद कर दिए थे। मैं एक बार आर्टिकल लिखा था कि रियल एस्टेट अगर आपके सर पे बंदूक हो तब खरीदना। तो राठी जी साहब ने वो न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ लिया, तो फिर उन्होंने फोन किया, ये क्या है, ये एक तो अपना रियल एस्टेट फंड है और तो ऐसे आर्टिकल लिख रहा है, या तो फिर फंड बंद कर या तो फिर ओपिनियन चेंज कर, दोनों नहीं कर सकते। So we were the only real estate fund in India which shut before its expiry. एक्चुअली हमने एक टेक्नोलॉजी बिल्ड की जिससे गुमे हुए पैसे ढूंढ पाए। उसमें हमने लोगों के गुमे हुए पैसे 120 करोड़ ढूंढे। आप मानेंगे नहीं, एक बंदे के 3.5 करोड़ रुपए मिले। A class teacher who has a 6 crore portfolio found 80 lakhs. And there were two schemes you had said that they were underperforming and it was once a part of your model portfolio, but then you exited. One was Axis Blue Chip Fund and one was SBI Small Cap. We exited Access because it went through some degree of bad reputation. Whenever in an asset management company, when you get into a redemption exodus, you don't want to be left with the last man standing with a pillow. So that was one of the key triggers of exiting Axis. Fund manager is good. CEO might not have been involved in that controversy which happened. But if everybody says, I want my money back, it's like run on the fund. So that was one of the key reasons. ये इंडस्ट्री में अभी एट प्रेजेंट क्या टाइप की मिस सेलिंग हो रही है एंड कैसे हम जैसे रिटेल इंडिविजुअल जो है इन सबसे बच सकते हैं? देखिए, वीडियो देखने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे। मैं YouTube एनालिटिक्स देख रहा था एंड वहां पर देखा कि 82.6% ऑफ माय ऑडियंस हु इज वाचिंग दिस कंटेंट हैज नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर मैंने आपको थोड़ी सी वैल्यू प्रोवाइड की होगी एंड आपको अगर कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा है, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन सो दैट वी कैन ब्रिंग यू द बेस्ट क्वालिटी ऑफ गेस्ट एंड गिव यू द मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल एंड एंजॉय दिस एंटायर एपिसोड ऑफ कॉन्वर्सेशन विद कुशल। सो लेट्स टेक यू बैक टू योर अर्ली चाइल्डहुड डेज एंड बात करते हैं आपके अर्ली करियर की बिफोर यू got into finance as well. मैंने पढ़ा कि आप टीचिंग करते थे and you were in Mysore back then. You were teaching to students and you also scaled it to a time where you were earning rupees 2 lakhs per month, which was like a very big amount at that point in time. तो वो टीचिंग की जर्नी की शुरुआत कैसे हुई थी एंड देन उसके बाद आप बैंकिंग में क्यों स्विच हुए थे, उसकी बात करते हैं। बहुत बढ़िया, ये बहुत लंबी कहानी होगी, बट फिर भी मैं बीच में स्टॉप करूंगा ताकि आप अपनी जिज्ञासा इन टर्म्स ऑफ एक्चुअली वो 2 lakhs थोड़ा एग्जैजरेशन होगा। 1.5 1.6 lakhs इज द न्यूमेरिकल इंटीजर व्हिच आई हैड गॉट टू करीबन 20 साल पहले। मैंने कहा कि भाई, मेरे एक दोस्त का भाई था, उसने कहा यार मैथ में मैं बड़ा वीक हूँ, मुझे पढ़ा। तो मैंने कहा यार दोस्त का भाई है, सेल्फलेसली पढ़ाता हूँ। तो मैं उसको पढ़ाता गया। वो एक्चुअली इतना शार्प नहीं था, बट फिर भी वो अच्छे नंबरों से पास हो गया। मैंने कहा हेल्प कर देते, बट मुझे नहीं पता था कि उसके पापा जो थे वो एक बड़ी सी एजुकेशन ट्रस्ट के ट्रस्टी थे। तो मैंने तो हेल्प की थी विदाउट एनी सेल्फिश रीजन, बट उनके एक बार मैथमेटिक्स टीचर छोड़ के चले गए। तो उन्होंने कहा क्या आप टेम्पररी बनेंगे मैथ टीचर? तो मैं टेम्पररी पढ़ाने गया था और थोड़े से पैसे के लिए, बट वहां से जो स्टूडेंटों का पास होना हुआ, मतलब उनकी पढ़ाई फीडबैक अच्छा आया, तो वहां से मैं टीचर बन गया। फिर तीसरी यार, बट वो भी इतने पैसे नहीं थे। फिर मैंने कहा रिस्क लेते हैं। मेरे काफी सारे इतने इंटेलिजेंट बच्चे भी अच्छे नंबर लेने लग गए। तो फिर मैंने एक बैच चालू की, जो सिर्फ 3 बार फेल हुआ है उसी को लूंगा, और उसमें मैंने मनी बैक, डबल मनी बैक गारंटी दी। मैंने कहा 10,000 लूंगा, अगर आपका बच्चा वापस चौथी बार फेल हो जाता है मैं डबल पैसे दूंगा वापस। तो मैंने कहा ये कैलकुलेटेड रिस्क लेता हूं, तब जाके कमाई बढ़ेगी। तो मैंने रिस्क ले लिया, बट एक मिस कैलकुलेशन हो गई मेरे से। ये जो शरारती बच्चे थे आए ही ना ट्यूशन पे, तो मैंने यार पैसे वापस करने पड़ जाएंगे 20,000 रुपए, तो कोई नहीं आया ट्यूशन पे। तो फिर मैंने उनकी विपता समझी। फिर मैंने कहा भाई 10:30 बजे रात को क्लास होगी, पेरेंट्स को आप अपने बोल देना 9:30 की क्लास है, 1 घंटा तुम अफरा तफरी करके 10:30 बजे रात को मेरे पास आना। तो बड़े खुश हो गए बच्चे, यार ये कैसा टीचर मिल गया जो खुद ही कह रहा है पेरेंट्स को, मैं भी झूठ बोल दूंगा बट आओ तो सही। सो यू एम्पथाइज्ड विद दोस बिकॉज वो फेल बेवकूफ हैं इसलिए नहीं हो रहे थे, वो इतना अफरा तफरी करते थे, उनको ट्यूशन के बहाने अफरा तफरी मिल गई तो बेचारे ट्यूशन भी आने लग गए। तो मैंने 10:30 रात की क्लास ली और टीचर पेरेंट्स को बोला 9:30 से चालू हो रही, तो उनको 1 घंटा बाहर मिलता था। सो एम्पथी, रिस्क टेकिंग, helping, and being positive. These were the learnings which got me to close to 1.5 2 lakhs.
एंड देन फिर 1.5-2 lakhs a month आपका इनकम था, देन यू टुक अ 90% पे कट टू जॉइन अ बैंकिंग जॉब। तो आप ऑलरेडी इतना अच्छा कमा रहे थे, तो इसको स्केल क्यों नहीं किया, एंड व्हाई फाइनेंशियल सर्विसेज? अब मैंने अपनी उम्र भी देखी कि यार अब 30-40 साल प्रगति के बगैर जीना बड़ा मुश्किल है। देखिए, जितना भी इंसान अच्छा भी हो ना, राइट, इवन द बिलियनर्स विल बी ओनली सेटिस्फाइड इफ दे ग्रो। ग्रोथ जो वेरिएबल है ना, वही खुशी देता है। अगर आप $10 बिलियन के वर्थ हो और 10 के 10 ही होगा ना, 5 साल बाद आप खुद ही अपने आप से मायूस हो जाओगे, नेगेटिव हो जाओगे। सो अगर मुझे 40 साल वो काम करना था, तो क्या इतने बढ़त की गुंजाइश है या नहीं है, ये पता करने गया और क्लियरली आंसर आया कि इतनी गुंजाइश नहीं है कि तू 40 साल का इधर टाइम पास कर सके और मोटिवेटेड रहे। तो मेरे एक बड़े प्यारे से इंजीनियरिंग के टीचर थे, श्रीचंद नाम था उनका, बेचारा अभी आज नहीं है। वो बहुत प्यारे थे, बहुत अच्छे टीचर थे, बहुत मशहूर। तो उनसे मैंने पूछ लिया था, सर आपकी पगार कितनी? उन्होंने कहा 3-4 लाख की मैं महीने की कमा लेता हूँ। मैंने कहा 1.5-2 लाख पे तो मैं आज पहुंच गया हूँ। श्रीचंद जैसा महान टीचर भी बन गया तो 100% की ग्रोथ है। 25 साल में अगर मैं कंपाउंडेड लूंगा 100%, तो 2.25% की ग्रोथ आती है साल की। क्या इसमें मैं अपनी जिंदगी बना, जवानी, मिडिल एज, बुढ़ापा बिता पाऊंगा? मुझे आंसर आया नहीं। तो फिर जितना मैं नीचे से चालू करूंगा, उतनी ग्रोथ की गुंजाइश ज्यादा होगी। तो मेरे फिर एमबीए कर लिया था मैंने। तो मेरे जो इंटरव्यूअर थे शरद मेंडन, उनसे मैंने पूछा था, शायद उनको भी याद नहीं हो, कि साहब सबसे अच्छा प्राइवेट बैंकर कितना कमाता है? उन्होंने क्लियरली $1 मिलियन बोला मेरे। तो मैं खुद मिलियन, तब डॉलर का हिसाब भी पता नहीं था, तो मैंने 43-44 का था, मल्टीप्लाई करके देखा कि 4.5 करोड़ रुपया साल क्या। और एबीएन एमरो मुझे ऑफर दे रहा था 1.2 लाख रुपीज पर एनम। उसमें टैक्स पीएफ कटा के 9,400 रुपीज आता था। तो मैंने कहा 1.2 लैक्स, 4.5 लैक्स, 4.5 करोड़, तो 400 टाइम्स, राइट, 400 टाइम्स की गुंजाइश, मतलब 440,000% की ग्रोथ कहाँ है और 100 की कहाँ है, इसमें मैं जिंदगी गुजार पाऊँ। तो मैंने कहा प्राइवेट बैंकर विल कीप मी मोटिवेटेड। अगर मीडियोकर भी बन गया तो 2-2.5 करोड़ पे तो पहुंच जाए। सो दैट वाज द की डिसीजन टू टेक अ स्टेप डाउन। Of course, people will tell you. Most people told me, don't take this risk. And one thing which I learned then, मैंने कहा जिन्होंने जिन्होंने मुझे बोला रिस्क मत ले, मैंने पूछा आपने कौन सी रिस्क ली थी? उन्होंने रिस्क ली नहीं थी। और ये टिप्पणी और कर रहे हैं कि रिस्क मत ले। रिस्क लेके किसी ने हाथ जला लिए, वो मुझे समझाए कि भाई डेरिवेटिव नहीं करते, मैं अपना बैंकरप्ट हूं, मानता हूं। तुम बोल रहे हो रिस्क मत लो, पहले लेके चलो, तुम्हारे जूते पड़ गए, rap on the knuckles you got, then you tell me it's okay. Then I realized most people who tell you not to take the risk are the people who have not taken the risk, right? Which is that's when I stopped taking advice from people on things which are not their subject matter. It is like going to a doctor and taking lawyer advice. Then I started looking for risk-taking people, like the promoter I work for currently. He's a risk taker, calculated risk taker. जो रिस्क नहीं लेता ना, उसको रिस्क नेगेटिव टर्म लगता है। भाई जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटस को डिफरेंशिएट करने वाला ही रिस्क है। अगर रिस्क लेना मैंडेटरी होता, कोई नहीं ले सकता, तो सब उतने के उतने गरीब होते या सब उतने उतने अमीर होते। रिस्क इज व्हाट सेपरेट्स फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ डिफरेंट पीपल। तो रिस्क को इतना नेगेटिव कैसे दे सकते? सो आई स्टार्टेड टेकिंग एडवाइस फ्रॉम पीपल हु हैव टेकन द रिस्क एंड टोल्ड मी यस, तो 20% गलत जा सकता है, 40% गलत जा सकता है। So that's why I took the cut, and I didn't listen to the non-risk takers giving me ज्ञान on risk. अभी क्या होता है प्रॉब्लम कि सैलरीज जैसे अगर करोर्स में चली जाती है, स्पेशली प्राइवेट इक्विटी जॉब्स में, वेंचर कैपिटल जॉब्स में एट अ सीनियर पोजीशन, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू टेक अ प्लंज इनटू एंटरप्रेन्योरशिप बिकॉज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। एंड देन ऐसे लगता है कि ऑलरेडी 3-4 करोड़ रुपए साल के मिल रहे हैं, 1.5-2 करोड़ रुपए साल के मिल रहे हैं, तो फिर इतना लाइक रिस्क लेके इज दैट गोइंग टू बी वर्थ इट? सो पीपल कैलकुलेट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एंड आई थिंक आपका 20 साल पहले 1.5-2 lakhs अ मंथ इज लाइक इक्विवेलेंट टू लाइक अ वेरी बिग अमाउंट टुडे। 20 साल का पूरा कंपाउंड अगर किया तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो बहुत ज्यादा थी, बट लाइक आपने ये डिसाइड किया कि आपको रिस्क लेना है, एंड देन द डेल्टा इन मेकिंग द वेल्थ वाज वेरी हाई इन द प्राइवेट बैंकिंग और इन द फाइनेंशियल सर्विसेज एज कंपेयर टू टीचिंग, इज व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम यू। जब रिस्क लेते तो एक दूसरा एक पहलू जो मैं बोलना ही भूल गया आपको, एक होता है प्लान बी और तीसरा होता है प्लान सी। अगर आप रिस्क ले रहे हैं तो आपको सबसे खराब स्थिति का
तैयारी करनी है। अच्छी स्थिति में तैयारी क्या करनी, 2 तिजोरियां और खरीदनी है आपने, खरीद के रख लेना पैसे। सो आई फाउंड आउट व्हिच वाज माय प्लान बी, व्हिच इज माय प्लान सी। प्लान बी वाज अ लेडी कॉल्ड ममता, हु वाज माय क्लासमेट, हु वाज फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली, सेइंग दैट यार मैं कैसे जीऊंगा बेंगलोर में 9300 में, पता नहीं, बट 2 साल कुछ भी नहीं हुआ, तरक्की नहीं हुई, क्या तू मुझे पैसे उधार देगी? उसने कहा दे दूंगा, राइट। सो दैट वाज वन। और उसको मेरी पहले नौकरी लग गई थी चोलामंडलम में, तो उसने मुझे, प्लान बी वो हो गई। प्लान सी एक थोड़ा निकम्मा सा दोस्त था, बहुत घटिया प्लान सी था मेरा, बट फिर भी प्लान सी जरूर था, विनोद करके। तो उसने कहा मैं भी तुझे सपोर्ट कर लूंगा। तो मैंने कहा यार 2 साल कुछ भी प्रगति ना हुई तो एटलीस्ट खाने पीने के वांदे नहीं होंगे, क्या हो जाना है, वापस मैसूर आ जाऊंगा। वापस मैसूर आ गया तो मेरे 2 साल वेस्ट हो गए, राइट। फिर टीचर की मशहूरता खत्म हो चुकी है, वापस रिबिल्ड कर लूंगा, एटलीस्ट एक स्किल तो आइडेंटिफाइड है। अगर मुझे गिटार चलाना आता है और मैंने गिटार छोड़ दी, तो पता तो है 2 साल बाद वापस गिटार चला के शो करके बर्थडे पे गा गू के पैसे कमा लूंगा। सो दैट वाज माय प्लान, प्लान बी, प्लान सी एंड द वर्स्ट आउटकम। ये सोचे बगैर जाता तो बेवकूफी वाला रिस्क होता। ये सोच के जाता कि मैं ये स्थिति के लिए तैयार हूं, 2 साल बाद वापस मैसूर आ जाऊंगा, वही टीचिंग कर लूंगा, क्या फर्क पड़ता है। So that's where you take risk. You need to be prepared for the worst, not for the best. Best requires no preparation. एंड मैंने ऐसे भी सुना है कि आप सब कुछ जो डिसीजंस लेते हो, जो भी आपकी पर्सनल लाइफ में भी होता है, लाइक यू टेक अ लॉट ऑफ डिसीजंस बेस्ड ऑन लॉट ऑफ डेटा एंड मैथमेटिक्स। मैंने ऐसे भी सुना है कि आप एक एक्सेल शीट बनाते हो एंड आपकी वो नेटवर्थ की एक एक्सेल शीट होती है एंड एवरी सैटरडे आप बेसिकली उस पर ट्रैक करते हो, चेंज करते हो कि ओके आपका जो नेटवर्थ है एंड आपका जो एसेट एलोकेशन है वो कैसे चेंज हो रहा है। सो व्हाट इज द रीजन ऑफ डूइंग दैट एंड व्हाट इज द बेनिफिट कि वो एक्सेल शीट में, मतलब आपने क्या समझा आपके बारे में कि वो एक्सेल शीट से आपको पता चला अबाउट यू व्हिच यू डिडंट नो अर्लियर? Um, I would know. See, all I'm saying is मुझे मेरा ये विश्वास है कि सिर्फ खाने से एनर्जी नहीं आती। खाना खा के एनर्जी खाली आने होती तो भाई जितना खाऊं उतना भागूं, उल्टा होता है, जितना खाता हूं उतना आलसी होता हूं। संडे को ज्यादा खा लेता हूं तो नींद करने का मन करता है। सो एनर्जीज इन लाइफ डोंट कम फ्रॉम फूड, कम फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। जैसे यार रिमोट में बैटरी लगती है, इंसान की बैटरी क्या है? तो अगर आपके पास एक टारगेट होता है, एक एक्चुअल होता है, तो वो आपकी एनर्जी का सोर्स बन सकता है। मेरी एनर्जी का सोर्स वो था, किसी और की एनर्जी का सोर्स और होता है। ये अगर आप इस भ्रम में जी रहे हैं कि खाने से एनर्जी आती है, तो वहां से नहीं आती। सो वो शीट मुझे एनर्जी देती थी कि यार लास्ट लास्ट जब देखा था तो फिर ये 1 करोड़ था तो आज 1 करोड़ 3 लाख हो गई। वाओ! So it gives you a little more motivation. So it turned out to become my source of motivation, a target and an actual. It was not just अब मैं एसेट एलोकेशन बदलाऊंगा नहीं, साला कितने सैटरडे निकल गए, एसेट एलोकेशन 100 सैटरडे में बदला नहीं, तो ऐसा मैं क्या कर लिया वो 199 बार वो करके, बट वो हर 99 बार मुझे एक एनर्जी देता, मुझे जील देता था कि कल जाके वापस दुनिया में जाके मेहनत करनी। सो दैट वाज माय रीजन ऑफ हैविंग इट। फिर एक स्थिति आई जब मैंने डिसाइड किया कि अब इसको नहीं करना है, क्योंकि जब मुझे लगा कि पैसे से ज्यादा प्रेम होने लग गया मुझे। सो देन इन 2014-15 I stopped it. So 2006 to 2014, somewhere thereabouts, I have every Saturday's updated Excel sheet. So that gave me energy rather than information. तो कैसे बनाते हो आप ये एक्सेल शीट, जो नेटवर्थ एक्सेल शीट होती है, क्या रोज होते हैं, क्या कॉलम्स होते हैं एंड क्या चेंज करते हो आप एवरी वीक उसमें? तो जब बना रहा था, अगर मुझे वो एक्सेल शीट आज बनाने बोलो तो बहुत अलग बनेगी, क्योंकि 2014 तक बनाई थी जैसे बनाई थी, बट दैट्स नॉट व्हाट आई वुड मेक इट लाइक, बट आई विल टेल यू हाउ इट वाज मेड back then, which may not be the best way to make it, was to write all my assets on one place, all my liabilities at one place, and all my hand loans at one place. This is how it was: asset, liabilities, hand loans. तो मेरी एक फ्रेंड थी जिसको मैंने 4000 उधार दिया था। वो 4000 भी था जब मेरी नेटवर्थ 5 करोड़ थी, तो 4000 तो इंसान इग्नोर कर देता है। तो द करेक्टनेस was one attribute there. So assets minus liabilities minus hand loans, or plus hand loans, sorry, plus hand loans was the format. And some investments which I have done, which are so small but I lose them because किसी ने मेरे को इंश्योरेंस बेच दिया दोस्ती यारी में, 12,000 रुपए डाले थे, मैंने कहीं नहीं लिखूंगा तो पोर्टफोलियो में गुम जाएगा, तो वो अलग थे। क्योंकि बहुत सारे इंडिया में जैसे पैसे गुमे हुए हैं, एक्चुअली हमने एक टेक्नोलॉजी बिल्ड की जिससे गुमे हुए पैसे ढूंढ पाए। थोड़ी सी जनरेटिव एआई भी है,
एआई में आई एम नॉट सेइंग इट सो सीरियसली बिकॉज हर चीज पे आजकल लोग एआई डाल देते हैं, वॉशिंग मशीन में एआई है ताकि वो बिक जाए. इट्स स्टिल द एआई पार्ट इज स्टिल इन द डेवलपमेंट, बट उसमें हमने लोगों के गुमे हुए पैसे 120 करोड़ ढूंढे, 500 परिवारों के. तो वैसे ही मेरे भी गुमने की, तब मुझे डर था कि यार ये मैंने अवीवा की 12,000 की इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद ली है सोनिया के कहने पे, तो ये अगर मेरी पोर्टफोलियो बड़ी हो गई तो ये 12,000 गुम जाने वाला है. तो मैंने वो गुमने की संभावना वाले इतने छोटे इन्वेस्टमेंट्स को सेपरेट रखा था. तो ये 120 करोड़ जो 500 लोगों के पैसे थे, तो ये कौन से असेट्स में गुमे हुए थे? क्या हुआ था? अभी तो मैंने सिर्फ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ढूंढे हैं. अब म्यूचुअल फंड प्राइवेटाइज हुआ था 93 में. 40 करीबन एसेट मैनेजमेंट कंपनी है. आदमी जब प्रोडक्ट खरीदता है तो बैंक वाला कभी म्यूचुअल फंड बेच देता है, कभी हमारे जैसा वेल्थ मैनेजर बेच देता है, कोई आईएफए दोस्त होता है वो बेच देता है, और कंपनी में से लोग इधर से इस कंपनी से उस कंपनी जाते हैं, उस कंपनी से तीसरी कंपनी जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके 2-4 लाख रुपए इधर उधर छूट जाते हैं. फिर वो 20 साल बाद हो जाते हैं 80 लाख रुपए, 50 लाख रुपए. आप मानेंगे नहीं, एक बंदे के 3.5 करोड़ रुपए मिले. बाप रे! ऐसा नहीं है कि भाई उसके पास अरबों अरबों रुपए हैं. कुछ 30-32 करोड़ का पोर्टफोलियो था, 3.5 करोड़ मिले. तो लोग कहते हैं हो ही नहीं सकता. तो मैंने स्टडी की है कैसे गुम गए. तो आरएम छोड़ गया था दूसरी कंपनी में, तो क्लाइंट ने बोला यार तू जा रहा है इस बैंक से उस बैंक, पूरे पैसे ले जा, पूरे पैसे ले जा. वो हड़बड़ी में एक स्कीम छोड़ गया ना. तो क्लाइंट को याद है कि भाई मेरे पास 15 स्कीम थी, उसने 14 स्कीम चेंज की. उसने नहीं बोला था कि 15 स्कीम ले जाना, उसने बोला पूरे पैसे ले जाना. तो 14 ले गया, एक छोड़ गई पुरानी कंपनी में. पुरानी कंपनी वाले को पड़ी नहीं है, नई कंपनी में वो नहीं है. जब स्टेटमेंट मैं देखूंगा तो हर दिन मार्केट बदलती है ऊपर नीचे. तो 2-4-5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए आप बोल रहे थे मार्केट नीचे चली गई होगी. सो ही फॉरगॉट बिकॉज देयर वाज एन आरएम एट्रिशन, राइट. अ क्लास टीचर who has a 6 crore portfolio found 80 lakhs because she had put 16 lakhs, right. So I had kept a separate probable losing, क्योंकि 12,000 रुपए तो आपके घूमने की संभावना होगी जितना आप बड़े 10 करोड़ का पोर्टफोलियो या 12,000. So I had to keep them separate. So these were the 4 sections in the Excel sheet. Now when I work for Anand Rathi under my auspices of my guru who is Rakesh Rawal, who is the CEO, उन्होंने बोला ये बेवकूफी है, ऐसे बनती है शीट. तो उसकी एक सेपरेट बैलेंस शीट की एक शीट है, उसको हम यूज करते हैं. So would you advise all the retail individuals who are watching this, हम सबको भी हमारा एक नेटवर्थ का एक शीट बनाना चाहिए एंड ट्रैक करना चाहिए एवरी वीक, और कैसे कैसे बनाना चाहिए एट प्रेजेंट? इसमें मैं एग्री भी करता हूँ, रिग्रेट डिसएग्री भी करता हूँ, क्योंकि आप रिटेल तो है नहीं. पहले वो मेरी डिसएग्रीमेंट है. आप मुझे बैठे बैठे खरीद लें, राइट. सो यू आर नॉट रिटेल वन. नाउ इफ यू वर रिटेल और एचएनआई और अल्ट्रा एचएनआई, देखो पैसे का सम्मान नहीं करोगे तो वो आपका सम्मान नहीं करेगा. मेरे पास कितने हैं, भले ही 5,000 हो. इसीलिए मैंने कहा ना, अमूल्या को मैंने 4,000 रुपए दिए थे, वो लिखा, क्योंकि वो 4,000 से मेरी जिंदगी नहीं बदलती. आई एम रेस्पेक्टिंग दैट मनी. नॉर आई एम, इफ अमूल्या सेड फॉरगेट दिस, आई वुड हैव फॉरगॉटन दैट 4,000. दैट वाज नॉट द पॉइंट दैट यार मैं इतना माइजर हूं कि एक दोस्त के लिए 4,000 नहीं छोड़ सकता. बट वो मैं आदर करना, दैट्स द मैसेज. सो रेस्पेक्टिंग मनी इज इंपॉर्टेंट. हाउ डू यू रेस्पेक्ट समबडी, उसकी मेजरमेंट इज इंपॉर्टेंट. मैथ का, मनी का यही तो बेस्ट है कि आप सेकंड डेसिमल मेजर कर सकते. इंटीरियर डिजाइनिंग अच्छी है या बुरी है, आप कुछ कहेंगे मैं कुछ कहूंगा, हम दोनों की ओपिनियन कितनी भी बहस कर लें सेम पेज पे शायद ना आए. बट मैथ में सेम पेज पे आने के अलावा कोई चारा नहीं है. दो दिमागी हालत अगर हमारी ठीक हो, मैथ हमें एक पेज पे ला सकता है. तो उसमें मेजर ना करने का क्या लॉजिक बनता है? तो अभी आप जब आपने इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू की फाइनेंशियल सर्विसेज में, तो आपको याद है लाइक स्टॉक मार्केट्स में कैसे एंट्री हुई थी, कौन सा फर्स्ट स्टॉक इन्वेस्ट किया था, एंड डिड यू मेक मनी इन दैट स्टॉक, लूज मनी इन दैट स्टॉक, व्हाट हैड हैपेंड? तो एक्चुअली मैं सच बताऊं तो मैंने पहले 3 साल में ना तो म्यूचुअल फंड खरीदा ना तो स्टॉक. मेरे एक क्लाइंट थे, प्रवीण रेड्डी उनका नाम है, वो एक बिल्डर थे. उनके पास, उनको पता नहीं मैं क्यों पसंद आ गया था. उन्होंने कहा फिरोज, माना तेरी लोन लेने की औकात नहीं है, बट मैं तुझे सस्ते में अपार्टमेंट दूंगा. वो अपने पार्टनरों से भिड़ के मेरे को 2 लाख रुपए इकट्ठा करने के लिए बोले, और मैंने एडवांस दिया. तो मेरी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम 2004 to 7 was only real estate. Then I saw markets did very well. Then I said मैं बेच रहा हूँ म्यूचुअल फंड, मैं भी थोड़ा खरीद लेता हूँ. तो 4-5 लाख का पोर्टफोलियो बनाया था. फिर 2008 की क्राइसिस हुई, 5 लाख रुपए घट आके 1.5 लाख हो गए. तो फिर मैंने वो 1.5 लाख हटा दिए. इतनी बड़ी बेवकूफी की.
वरना उसमें रह जाता तो मनमोहन सिंह री इलेक्ट हो गए थे 2009 मई में, तो वापस पूरे पैसे आ जाने थे, बट मैंने भी हड़बड़ाहट की और मैंने कहा भाई अभी 1.5 लाख बचे हैं, अब 1.5 लाख से कम क्या हो जाते, राइट? तो आई डिड दैट मिस्टेक. सो टू कम बैक टू योर क्वेश्चन, what did I do with my initial money? I did real estate, to be honest. Did I do the same thing? Maybe, maybe not today. But I had somebody to hold my hand. Is why real estate became affordable as the first investment for a person who was so garib. And then in 2008, I did my first financial investing mistake of really, really panicking and exiting at $1.5 lakh. If I have to What put would it- be your IRR? I 20, can't- 25%? Okay, no, I'll sound very modest, but yeah, without Anand Rathi share, it's upwards of 40%. 40%? 11 years. ओह वाओ! और ये मतलब ये कौन से स्टॉक्स के थ्रू, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, या सिर्फ स्टॉक्स का ही इन्वेस्टमेंट मैं सिर्फ म्यूचुअल फंड और स्ट्रक्चर प्रोडक्ट करता हूँ, ओके। बट मेरी एक स्किल में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हुई है मिस्टेक्स करके उड़ा के, डेरिवेटिव की. वो मैं ब्लैक शोल्स प्राइसिंग मॉडल, बाइनोमियल थियरम, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना थोड़ा सीख गया. So that's where my mutual funds are pledged to do derivatives, not for speculative purposes, more arbitrage and hedging. So that gives me a fillip of 10-15% an annum. गॉड. आपने बताया कि रियल एस्टेट में आपने पहले इन्वेस्ट किया था 2004 to 7, फिर आपने म्यूचुअल फंड का बोला 5 लाख से 1.5 लाख हो गया. बट इफ आई कैन आस्क यू कि आपका ओवर द लास्ट टेन्योर ऑफ योर करियर सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट कौन सा था रिटर्न्स वाइज, कितने परसेंटेज होगा, एंड सबसे वर्स्ट इन्वेस्टमेंट कौन सा था परसेंटेज वाइज? एंड वी वांट टू अंडरस्टैंड कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट में आपका क्या फ्रेमवर्क था एंड वर्स्ट इन्वेस्टमेंट में आपकी क्या गलती थी. Okay, so अगर आप बेस्ट की बात करें तो so if I leave Anand Rathi share, because Anand Rathi share मैंने उसमें भी एक सीख है. So I bought Anand Rathi shares when it was unlisted, when some people had bought our unlisted share. कोविड होने पे काफी लोग घबरा गए. उन्होंने कहा फिरोज तेरी शक्ल देख के तेरी अनलिस्टेड कंपनी के शेयर खरीदे थे, राइट? अब कोविड आ गया, लिस्टेड होती तो मैं खुद बेच लेता, अब किसको बेचूं ये तेरी कंपनी? तो मैंने कहा कोई बात नहीं सर, मेरे पास थोड़े बहुत म्यूचुअल फंड बचे हैं, क्योंकि मार्केट डाउन थी, मेरे डेरिवेटिव में थोड़े लॉसेस थे तब, फिर भी मैंने अपने म्यूचुअल फंड बेचे और सबसे आनंद राठी शेयर पैसे कमाने के लिए नहीं, वर्ड रखने के लिए खरीदे थे, तो उसमें बहुत पैसे बने. तो व्हेन आई एम स्पीकिंग ऑफ माय आईआरआर, आई एम एक्सक्लूडिंग आनंद राठी शेयर. एंड उसमें इट्स स्टिल माय बेस्ट इन्वेस्टमेंट. आई एम स्टिल टॉकिंग अबाउट इट बिकॉज इफ यू बिलीव इन समथिंग, इफ यू पुट वेयर योर मनी एंड वेयर योर माउथ इज, एंड अगर आप सिद्धांतों पे पैसे लगाते हो, तो मैंने कहा, एक क्लाइंट ने पूछ लिया, क्लाइंट के बेटे ने, उस दौर में कोविड में एक क्लाइंट चल बसे, उनके 3 लड़के थे, तीनों लड़कों ने आनंद राठी शेयर लिए, बोले यार पापा ने तो खरीद लिए बेवकूफ में, अब वो तो चल बसे, मैं आनंद राठी शेयर बेचना है. तो मेरे पास भी थोड़े पैसे बचे ही थे, मैं कोविड में बहुत खराब हालत थी. तो मैंने कहा सर आपके पापा को मैंने वादा किया था, उन्होंने मेरी शक्ल देख के खरीदा था, तो आई विल बाय इट आउट. तो एक उसमें से एक बंदे ने पूछा, यार तू तेरे मेरे पापा का वादा उनकी मौत के बाद तू निभाना चाहता है, by giving me a good exit, good profitable exit during COVID, why are you doing this? So I said one सिद्धांत, इस आनंद राठी वेल्थ शेयर में पैसे नहीं बने मेरे, तो मेरा हक ही नहीं था उसमें पैसे बनाने. वो कंपनी में हूं मैं डेप्यूटी सीईओ, उस कंपनी के शेयर खरीद के पैसे ना बने तो मैं बहुत संतुष्ट होऊंगा कि मेरे हक के पैसे थे ही नहीं. सो उस सिद्धांतों पे खरीदा तो did very well for me, right? It was not like okay लालच में खरीदा, it was सिद्धांतों पे खरीदा. If I don't make money in things which I am running, then how the hell did I deserve the money? It's very easy for me to come to terms with such a loss. Now coming to what were my worst investments, I did a private equity investment. Okay, then after doing that mistake, it was a reasonably large 1 crore ticket size. It was a private equity investment, investing in real estate indirectly by creating SPVs. उस इन्वेस्टमेंट में 4% की IRR आई. उस दौर में जब मैं मीरा रोड में भी घर खरीद लेता ना, तो 5 गुना होना था पैसा. मैंने सोचा यार इसके लिए तो कलाकार आदमी चाहिए कि 4% की आईआरआर ऐसे दौर में जहां रियल एस्टेट 4-4, 5-5 गुना हो गया, दिमाग लगाए बगैर, तो ऐसा क्यों हुआ? तो उससे बहुत सारी सीख निकाली. उस आधार पे हमने बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी बैन किए आनंद राठी वेल्थ के क्लाइंट के लिए. अब छाछ भी इंसान फूक फूक के पीता है,
राइट, वैसी हालत हो गई. सो माय वर्स्ट इन्वेस्टमेंट वाज अ प्राइवेट एक्विटी इन्वेस्टमेंट बाइंग एसपीवीज इनटू रियल एस्टेट. And then I realized, don't mix the skill of a fund manager and his ability to handle the parallel economy in India and his negotiation capability. Right, so that was one of my worst investment. My best investment on risk adjusted basis, not on a return basis, not on a risk basis, is a structured product, which gave me almost about 28% IRR, which was formed during COVID. Because of the higher volatility, you can create a structured product which gave better IRR. तो जहां लोग कोविड में बोल रहे थे घर पे बैठ जाओ डेट खरीद लो, तो हमने एक प्रोडक्ट बनाया था जिसकी 28% की IRR आए. वो प्रोडक्ट मैंने खरीदा था, which is the only passive instrument I know which delivered post expense 28% pre-tax. So can you explain us in simple terms ये structured product क्या होता है and क्या बनाया था, कैसे investing होती है इसमें? या इसमें ऐसी होती है कि जैसे बॉन्ड्स होते हैं ना सर, जो बॉन्ड्स होते हैं उसमें तो बता देता है कि भाई 9% की ब्याज मिलेगी, सिंपल है. ये स्ट्रक्चर प्रोडक्ट अलग किस्म के बॉन्ड होते हैं जो ये कहते हैं कि भाई रिटर्न फिक्स नहीं है. अगर निफ्टी अच्छी चल गई तो तुम्हें ज्यादा रिटर्न मिल जाएगी, निफ्टी बुरी चली तो कोई रिटर्न नहीं मिलेगा, निफ्टी और बुरी चाहिए तो नुकसान भी हो सकता है. सो इट्स नथिंग बट अ बॉन्ड विथ अ वेरिएबल रिटर्न, वेरिएबल विथ निफ्टी फॉर एग्जाम्पल. सो इट्स कॉल्ड अ निफ्टी लिंक डिबेंचर, एनएलडी, और मार्केट लिंक डिबेंचर, एमएलडी. ये वर्ड काफी पॉपुलर है. मार्केट लिंक डिबेंचर, इट्स अ डिबेंचर विथ अ वेरिएबल पे ऑफ. जब मार्केट गिरती है तो सडनली वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि निफ्टी में आप देख रहे थे जब 23 मार्च 2020 में जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ था, अगले दिन निफ्टी 10-15% की सर्किट मारी. सो दैट्स कॉल्ड हायर वॉलेटिलिटी. ऐसी स्थिति में एक स्ट्रक्चर प्रोडक्ट अच्छी रिटर्न देने की संभावना रखता है, बट जिगर चाहिए तब खरीदने के लिए. राइट, वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो आपकी स्ट्रक्चर प्रोडक्ट की रिटर्न की संभावना, अच्छी प्रोडक्ट्स बन सकते हैं. रॉ मटेरियल खरीदने वाले कम होते हैं बट माल अच्छा बन सकता है. राइट, सो दैट्स व्हेन वी क्रिएटेड दिस प्रोडक्ट एंड विच सेड दैट अगर 20 महीने में अगर निफ्टी थोड़ी सी भी ऊपर रही, ₹1 भी ऊपर रही, तो आपको 32-33% की रिटर्न मिलेगी 18-20 महीने की. ऐसे प्रोडक्ट्स थे. सो दैट वाज. और ये हम फिर लाइक जैसे जो हम रिटेल इंडिविजुअल्स हैं, हम ये प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं या हाउ डज इट वर्क? नहीं, बिकॉज रिटेल नहीं कर सकता ओके. अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि उसमें 1 करोड़ की लिमिट लगा दी गई. ओके. अब देखिए, जैसे मैंने जो समझाने की कोशिश की, वॉलेटिलिटी बढ़ने पे प्रोडक्ट की रिटर्न, अच्छे प्रोडक्ट बनेंगे, ये समझाना कोई 5 लाख वाले इन्वेस्टर को सेबी कहती है भाई तुम समझा नहीं पाओगे, वो समझे बगैर बेचारा खरीद लेगा, फिर उल्टी पड़ जाएगी चाल. तो उन्होंने द बेस्ट वे, सेबी, which is actually the most logical way to filter out retail, is to make thresholds which are so astronomically high that it becomes unaffordable. 1 crore ticket size. Since I'm in the business of wealth management on the HNI side, this becomes an integral part of the offering. गॉट इट. एंड आपने बताया वो 4% आईआरआर हुआ था आपका रियल एस्टेट में, जबकि 5 गुना भाव बढ़े थे इवन इन रियल एस्टेट इन मीरा रोड एक्सेट्रा. तो क्या गलत क्या हुआ था इसमें? 4% आईआरआर क्यों इतना कम हुआ था? एंड आपने बताया कि इससे बहुत सारी सीख मिली, जिससे आपने आनंद राठी में बहुत सारे प्रोडक्ट्स बैन किए. तो कौन से प्रोडक्ट्स बैन किए यहाँ से सीख के? कैन यू एलैबोरेट ऑन दैट? Yes, यहाँ से ये सीखा कि इलिक्विडिटी छोड़नी नहीं चाहिए. क्योंकि अगर आप कोई भी इलिक्विड इंस्ट्रूमेंट 8 साल का खरीद लेते हो जिसमें कोई चारा ही नहीं हो निकलने का, और वो मार्केटेबल इतना इजीली ना हो, तब तो ट्रांसफरेबल भी बना ही नहीं होते थे. राइट, तो उसमें क्या होता है कि आप मोहताज हो जाते हैं सामने वाले के. हमें लगता है कि भाई उसको अगर 8 साल का सुकून दूंगा तो फंड मैनेजर और अच्छा परफॉर्म करेगा, बट एक्चुअली उल्टा होता है. क्योंकि जो पैसे आ जाते हैं और निकल नहीं सकते, उस पर सबसे कम तवज्जो लगती है. म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी ये साबित हो चुका है. राइट, जहां लॉक इन देते हो तो फंड मैनेजर कहता है यार इसमें से पैसा निकाल ही नहीं सकता सामने वाला, तो तवज्जो कम होती है रादर देन बढ़ती है. सो वन इज डोंट गिव अवे योर लिक्विडिटी. सेकंड इज व्हेन यू आर ऑपरेटिंग इन अ रियल एस्टेट मार्केट व्हिच इज नॉट द प्योरेस्ट मार्केट. राइट, आज भी कैश होता है रियल एस्टेट में ना, कितना भी नोटबंदी हो गई, सब कुछ हो गई, कैश तो होता है. अब आप पूरा पैन का टैक्स पेड किया हुआ पैसा एक फंड स्ट्रक्चर में डाल देते हो और एक बंदे को बोलते हो लैंड खरीदेगी एसपीवी, तो फार्मर तो पूरा कैश चेक में लेगा नहीं. तो उसने क्या किया होगा बिहाइंड द सीन, मुझे पता नहीं. राइट, दूसरा. तीसरा, फंड मैनेजर होगा बड़ा स्मार्ट, बट शायद नेगोशिएशन में अच्छा ना हो.
तो लैंड खरीदने के लिए आपको अच्छी जगह लैंड देखनी है, बट उस सामने वाले से नेगोशिएट भी तो ऐसा भाव करना है, वो सामने वाले को पता है तेरे पास 100 करोड़ रुपया बैंक में है, तू मेरे से मिलने आ रहा है, तो उसको भी पता है सामने वाले की गरज है, तो क्या वो 80 में मिल पाती? 80 करोड़ में शायद ना मिले, क्योंकि दैट इज पब्लिक इंफॉर्मेशन फॉर हिम। तो अगर आपको सामने वाले को नेगोशिएशन पे मैं आऊं कुशल के साथ और आपको मेरे पूरे पत्ते दिख रहे हो, तो मैं क्या पोकर खेलूंगा आपके साथ? Right? Do you understand what I'm saying? So all these, you can trust a fund manager for his intellect, but not for his negotiation skills. And also that there is a transparency. That guy knows how much money I have in my bank account. Oh my God, how difficult to negotiate. Right? So all those are factors. And that worked out beautifully because you look at private equity and real estate, if you had invested in all of them, without any choices, all of the good ones, top 5 asset management companies, your IRRs post expense and post tax is sub 10%. Glad I didn't go there. एंड फिर इसके थ्रू आपने लाइक आनंद राठी में भी कुछ प्रोडक्ट्स जो थे वो बंद कर दिए थे? बंद कर दिए थे। एक्चुअली मैं एक बार आर्टिकल लिखा था इकोनॉमिक टाइम्स में कि रियल एस्टेट अगर आपके सर पे बंदूक हो तब खरीदना। 2014-15 में रियल एस्टेट had gone through a very up cycle, so I made a very strong article. So राठी जी साहब ने वो न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ लिया, तो फिर उन्होंने फोन किया, ये क्या है? ये एक तो अपना रियल एस्टेट फंड है और तो ऐसे आर्टिकल लिख रहा है, या तो फिर फंड बंद कर या तो फिर ओपिनियन चेंज कर, दोनों नहीं कर सकते। तो मैंने कहा सर ओपिनियन तो आप मुझे फोर्स करते नहीं है, आई नो हिम। उन्होंने कहा फंड जल्दी बंद कर दो। सो वी वर द ओनली रियल एस्टेट फंड इन इंडिया विच शट बिफोर इट्स एक्सपायरी। उसकी वजह से जो फी का नुकसान हुआ, राठी जी की तो पहले प्राइवेट कंपनी थी, लिस्टेड भी नहीं थी, तो अगर मैं अंदाजन करूं 400 करोड़ का फंड था, RYAP रेंटल यील्ड एप्रिसिएशन पोर्टफोलियो, RYAP नाम था, 400 करोड़ का पोर्टफोलियो, 2% की फी वो अगले 3 साल के लिए ले सकते थे, तो 8-8 24 करोड़ ले सकते थे। तो मेरे आर्टिकल के आधार पे उन्होंने 24 करोड़ की फी छोड़ दी और फंड जल्दी से क्लोज कर दिया। तब मेरी कंपनी की प्रॉफिट 4-5 करोड़ की थी। तो मैंने कहा इस आदमी का दामन नहीं छोड़ूंगा। जो आदमी 5 करोड़ की प्रॉफिट की कंपनी में चला भी रहा हूं, अगर मैं चला रहा होता तो मैं नहीं चला रहा था, मैं भी एक किस्सा ही था उसका। 5 करोड़ की कंपनी की प्रॉफिट, उसके ओपिनियन के आधार पे आप 24 करोड़ की फी माफ कर दो और पैसा लौटा दो, और बहुत अच्छा किया हमने, सही टाइम पे पैसा लौटा दिया। फिर रियल एस्टेट वेंट थ्रू इट्स डाउनवर्ड साइकिल। सो देन आई सेड एक प्रोफेशनल को नौकरी मिल जाएगी, घनी नौकरी मिल जाएगी, बट अच्छा प्रमोटर नहीं मिलेगा। इतना आसान नहीं है इंडिया में मिलना। So that's when it became very easy that I know which is my retirement place. Wow. You had said in one of the interviews that retail investors should avoid sector-specific funds or new fund offers that lack a 3-year performance history. तो इसका क्या reason है? In the business of mathematics, data has to be there to analyze. If I take a 1-year fund, what am I analyzing? And why am I taking a 1-year fund? 600 स्कीमें हैं यार, इतनी क्या गरज है मुझे नई स्कीम खरीदने की? AMCs का काम है कि भाई वो अपनी प्रोडक्ट की बुके करें, राइट। होटल का काम है कि भाई बुफे में या मारवाड़ी शादी में 200 आइटम थे, भाई 200 आइटम मुझे खाने नहीं है, राइट। सो यू हैव टू सी मैं खरीदूं क्या, राइट। AMC अपना काम कर रही है, आप अपना करें, right? So why do you have to get into a new scheme when the same Me Too scheme is available and Diamond doesn't? That's one reason. Second, why not buy a thematic or a sectoral fund? Not because sectors can't be identified. They can be identified. But human emotion doesn't let you be till the time sunrise तक आप वेट ही नहीं करेंगे। आप सोच रहे हो, कितने लोगों को मैंने सुना है कि यार जब भी मैं कुछ खरीदता हूं नीचे चला जाता है, बेचते ऊपर जाता है। एक्चुअली सबके शनि नहीं चल रही है। जब हम उम्मीदें हार जाते हैं ना एक स्टॉक से या म्यूचुअल फंड से, तभी उसकी टर्निंग की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि जज्बात कोई डब्बे में नहीं रख सकता इतनी आसानी से। थीमेटिक होगी, समझो कि मैंने एक थीम बोली थी एक बारी, फार्मास्यूटिकल। मैंने कहा, मैंने भी लोगों को गलत बहका दिया। फार्मास्यूटिकल वो बोलने के 1 साल तक चली नहीं, फिर उसके बाद इतनी चली, अगर मुझे किसी ने टीवी पे सुन लिया होता तो खरीद लिया होता, वो तो मुझे गाली दे रहा होगा, यार 1 साल तक नहीं चली। अब मैं अगर सही भी चला गया, इतना सही चला गया कि 1 साल पहले मुझे पता लग गया, तो भी गलत गया।
Do you understand? Going too right is also wrong. So just because I have bought it, it doesn't run. जब लोग सब लोगों को एहसास होता है कि ये सही है, तब जाके पैसे बनते हैं. तुम्हें एहसास होता है कि तुम सही हो तो पैसे नहीं बनते. तो मैंने फार्मा ठीक क्यों रहा था शायद इन रेट्रोस्पेक्ट, बट जब तक कि दूसरों को पता नहीं लगा फार्मा अच्छा सेक्टर है, तब तक मेरे पैसे नहीं बनने वाले. और जिसको एडवाइस मिली भी थी उसने एग्जीक्यूट भी की होगी, शायद 11 महीने में बेच चुका होगा. तो जज्बात भी कोई चीज है. इसीलिए मैं कहता हूं कि जिसमें आपको निकलना भी पड़े तो उसमें जज्बात आ जाए. थीमेटिक बाइंग एंड सेलिंग बोथ आर इंपॉर्टेंट. तो आपका फ्रेमवर्क कैसे होता है व्हेन यू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स? तो आप एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हो कि आपने जैसे लास्ट 1 ईयर में कौन से, मतलब क्या एक दो एग्जांपल्स लेके कि ओके ये फंड में इन्वेस्ट किया था, क्यों किया था, क्या देखा था, सो दैट वी आल्सो अंडरस्टैंड योर फ्रेमवर्क बिफोर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स. करेक्ट. सो फ्रेमवर्क में काफी सारी चीजें हैं, बट फ्रेमवर्क जो भी बना रहे हैं हम, उसका ये आधार है कि भाई आम खाओ, गुठलियां मत गिनो. ओके, आई विल टेल यू व्हाट आई एम सेइंग. दिस इज व्हाट आई टेल द क्लाइंट. क्योंकि अगर मेरे पास 14 स्कीमें हैं, पहले ही मैं क्लाइंट को बोलता हूं इसमें से 3 घटिया निकलेंगी, ये मान के चलो. अगर आप मेरे आंकड़ों के बगैर जाओगे तो 6 घटिया निकलेंगी. मेरा काम यह है कि 6 घटिया निकले जाएं. इफ यू थ्रो अ डार्ट, you will get 6, 7 wrong. I'll do all the mathematics. Please be prepared for 3 to be wrong. But I'm responsible for the overall 14 schemes delivery of 3 to 4% excess return over Nifty. This is what I done for. Now, for the last 11 years and a quarter, 1st June 2013 is when we launched a model portfolio concept. तब 1st January 2013 को सेबी ने कहा अब तुम ब्रोकर को काट के सीधे एएमसी के पास जाके 1% बचा सकते हो. तो हम भी डर गए. अब कुछ तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, वरना 1% कोई मुझे क्यों दे. उसके लिए 4 कमाने. सो वी स्टार्टेड द मॉडल पोर्टफोलियो. सो वी हैव डन 4.13% compounded extra, all decisions put together. If I've taken 75-80 decisions, 38 buy, 42 sell, all put together, the nichod is 4.13% compounded, which is 140% more. 140% more in 11 years than Nifty. 4% बड़ा टिटपुंजी सा नंबर लगता है, right? So now, so framework is, first is an investor expectation has to be fair. मैंने देखा है कि भाई equity अच्छा करती है, but expectation हम जैसे लोग expectation नहीं करते. बोलते सेंसेक्स 2 लाख जाएगा, फिर इंसान चेक काटने के बाद फिर घबरा जाता है, right? So before I come to the framework, I'm just saying expectation of the model portfolio is 4 will be duds. I don't know which other 4. That's one. Now the framework has, one is a filter of 3,000 crores minimum वो asset management company के equity के होने चाहिए. 1,000 crore स्कीम में होनी चाहिए. These were the first 2 small filters. 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए. इसमें से 600 में से आप सीधे आ जाते हो 250 स्कीमों पे, ये फिल्टर लगाने से. अब 250 स्कीमों में हमने एक बड़ा अच्छा सब्जेक्ट यूज किया, राइट? रिग्रेशन. इसको हम स्टैटिस्टिकल एस्ट्रोलॉजी भी बोल सकते हैं. देखिए, अच्छी बात यह है कि आज मैं जो भी बकवास करूं, हमारा व्यूअर चैट जीपीटी में उसको थोड़ा बहुत सीख सकता है. अब मैंने रिग्रेशन अल्फाज इसीलिए यूज किया कि कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रिग्रेशन, व्हाट एक्सप्लेन आर्टिफिशियल रिग्रेशन बोलेगा तो समझ में आएगा. रिग्रेशन वो सब्जेक्ट है जो एक वेरिएबल को प्रेडिक्ट करता है दूसरे बहुत सारे वेरिएबल्स के आधार पर. तो हमने रिग्रेशन किया, उसमें से 11 वेरिएबल ऐसे आइडेंटिफाई किए जिसकी प्रेडिक्ट करने की क्षमता होती है. जैसे कोई हाथ दे के बोलता है ये लाइन एजुकेशन की है, ये मौत की है, वैसे ही 11 वेरिएबल फंड की लाइफ को, फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सके, ऐसे 11 वेरिएबल साइंटिफिकली निकाले. क्या और वो साइंटिफिक और हो सकते हैं? हो सकते हैं. बहुत डेवलप करने की कोशिश करें. अब उस 11 पैरामीटर में से हम ये देखते हैं कि भाई पूरे स्कीम्स कितने पैरामीटर में बाई आते हैं, कितने पैरामीटर में सेल आते हैं. तो जो स्कीम मिनिमम 5 में ठीक लगे उसको हम नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं. ये हो गया पूरा ऑब्जेक्टिव. इसमें आज अब तक किसी ह्यूमन की जजमेंट नहीं लगी. What about funds like, what are your views on funds like Quant Large Cap or Motilal Oswal Mid Cap Fund? Quant Large Cap, I came into my model portfolio last year, did very badly. That's one of those 3 duds for the last financial year. There, one thing which I liked about Sandeep Tandon was he's got a courage. So he delivered 28% alpha the previous year. I bought him at the peak. Again, I'm telling you that you should not beat at the peak. I'm just telling you, I still bought it at the peak, however. And it underperformed Nifty by about 8-9% for the last calendar year. One thing which I like about
a fund manager's courage. You having 17 stocks, 18 stocks in a scheme of a large cap and not being afraid to Nifty diverge from Nifty was something which was good. So it did badly, very bad. Today also, if I meet a client, he tells me, why did you get quant large cap? But because his purchase year was last year. But if you look at this financial year from 1st April, he's the best scheme. But a person will not see it from a clean slate of 1st April 2025. He bought it 1st April 2024. He will look at it from there and he will miss this turnaround. So mathematically, I would want to see whether वो इतना पाप अभी भी धो रहा है या और पाप कर रहा है. Last 6 महीने में it is the best out of the 31 large cap schemes. So what I'm trying to get to is you made a mistake, right? It went through a cycle. You should again try and give a fund manager a clean slate to identify turnarounds, which most clients don't do because they're so bogged down with the loss. Because loss karna kisko pasand, right? So you can't be pragmatic when you have heartburn. And Motilal Oswal Mid Cap Fund? See, courage is something which I like. Why do I like courage is, if you see, what was the principle of Motilal Oswal, which they were vocal about, was buy right, sit tight. The new fund management team came, the CEO changed, the CIO had a little rejig, Tahir Badshah went to Invesco. They said, okay, we're changing our strategy, markets have changed. Buy and hold is not what we're going to be for. Otherwise, most organizations are not agile enough to acknowledge that I was wrong, I'm changing my positioning. When you change your positioning, not stick to your ego positionings, the actual right thing to do, you get performance. So that's the scheme which I would vote for. And there were two schemes you had said that they were underperforming, and it was once a part of your model portfolio, but then you exited. One was Axis Blue Chip Fund, and one was SBI Small Cap. So in dono pe, like abhi bhi, like you've exited, or what's your thesis? Yes. So we exited Access because it went through some degree of bad repetition. For whatever, I'm not commenting on whether it's right or wrong. Whenever in an asset management company, when you get into a redemption exodus, you don't want to be left with the last man standing with a pillow. How do you identify whether the asset management company, it's no more about performance. It's about whether there's mass exodus or not. It's very easy to algorithmically calculate before even Samfi and SEBI get to know. Okay, how do you calculate that is a separate story. So that was one of the key triggers of exiting Axis. The fund manager is good, right? The CEO might not have been involved in that controversy which happened. But if everybody says, I want my money back, it's like run on the fund. So I would rather be in another fund, wait it out, and miss the chance of a 2-3% excess return. So that was one of the key reasons. So what am I trying to get to with that Access is because Access is not a part of my portfolio today, but you always, when you see bad PR, we start computing what money was redeemed yesterday. Quant also went through a bad PR, but it didn't go through a mass exodus. Even if I loved Sandeep Tandon's style, but if I saw that my client will be the last man standing or last lady standing, I wouldn't exhibit patience. I would rather miss opportunity for an actual loss. Let's also talk about some of the anomalies which are there in the industry. I remember जब हम last time मिले थे, I was very awestruck by the way you explained me कि price earnings ratio, if you ask anyone today, everyone will say कि 21.7 है. अभी कल का yesterday का P देखे निफ्टी का तो वो 21.7 है, but आप बोलते हो कि this is not the right P, इससे ज़्यादा का P है. तो why do you say कि निफ्टी का P is not 21.7? See, निफ्टी का P is not 21.7 इसीलिए कहूंगा क्योंकि लोग सुने और दो मेथड है कैलकुलेट करने की. एक तो एनएससी अपने मेथड से कर रहा है, वो किसी को उसका मेथड पता नहीं है. मुझे भी जिज्ञासा थी इसीलिए पता है. मैंने भी 15 साल वेल्थ मैनेजमेंट की होगी, तब तक कुल भी पता नहीं होगा. सो आई एम जस्ट सेइंग मुझे जिज्ञासा थी तो अभी लेटेस्ट फाइंड आउट किया. आपको अगर मैं बोलूं पी कैलकुलेट करो तो आप क्या करेंगे? कुशल सर करेंगे कि भाई 50 कंपनी कौन सी बता, हर 50 कंपनी की पी कितनी है बता, उसमें निफ्टी में कितना हिस्सा उस स्टॉक का है देखोगे, फिर एक्सेल शीट में पी से उसकी वेट को मल्टीप्लाई करके निफ्टी की पी अराइव करोगे. दिस इज व्हाट नॉर्मली अ पर्सन विल डू. करेक्ट? Am I right in assuming that? Yeah. If you do this, you will get 36 or more. Oh. Okay. Now, then why is NSE publishing is 21.7?
Firstly, a commonsensical method would be to list down the 50 stocks, put their P's, put the weight in the platter, and get to know. It's like a platter ना, आप रेस्टोरेंट में जाके प्लेटर ऑर्डर करते हैं यार, पूरा नॉन वेज प्लेटर लिया, वेज प्लेटर लिया, तो आप बोलेंगे भाई 2 कबाब आए थे हरा भरा, तो उसके वेट के हिसाब से आप मल्टीप्लाई करके पी निकालोगे, ये आपको 21.7 किसी से नहीं आए. विल इट बी द सेम एज कि अगर मैं सब कंपनीज का मार्केट कैप एब्सोल्यूट वैल्यू में ऐड करूं न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में सबका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है जो अर्निंग्स है वो सबको मैं ऐड करूं, तो ये न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर विल बी 21.7 और 36. It'll still not be 21.7 Okay. because we are looking at free float P. Oh, Okay, which is the actual answer why it is different. okay. Okay, free float P, like for example, the largest stock in Nifty. I'm not recommending any stocks again Yeah, for a yeah. disclaimer. It's HDFC. Hmm. Its promoter holding is near 0. Right? So uski P समझो 19 है. तो that will get a larger weightage. फ्री फ्लोट जो है उसकी पी कितनी है, अगर समझो कि जो सबसे एक्सपेंसिव है पी के आधार पे, आई एम अगेन नॉट मेकिंग, एटर्नल इज द मोस्ट एक्सपेंसिव, ट्रेलिंग पी एज फार एज आई सॉ 400 हो जाता है, 900 हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन द प्रॉफिट्स बिकॉज स्मॉल बेस. बट अगर उसकी फ्री फ्लोट 100% नहीं है तो 950 into 100 नहीं होगा. फ्री फ्लोट इज प्रमोटर होल्डिंग छोड़ के जितना भी जी. मार्केट कैप जितना भी परसेंटेज होल्डिंग है दैट इज फ्री फ्लोट. करेक्ट. सो एक फ्री फ्लोट मेथड से कैलकुलेट हो रहा है. एक दूसरा कॉमन सेंसिकली यू विल फाइंड आउट व्हाट इज द प्लैटर्स weighted average. So to answer your question, will it still come as 21.7? It won't, unless you bring the free float concept. तो जस्ट सो दैट एवरीवन अंडरस्टैंड्स, तो आप बोल रहे हो कि अभी जो 21.7 है ये फ्री फ्लोट के बेसिस पे कैलकुलेट किया गया है. तो फॉर एग्जांपल जो प्रोमोटर की होल्डिंग है दैट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वेट्स, एंड जो फ्री फ्लोट मार्केट कैप है वो वेट्स असाइन किए इन ऑल द इंडिविजुअल स्टॉक्स. करेक्ट. एंड देन अगर प्रमोटर होल्डिंग, अगर सपोज प्रमोटर होल्डिंग ऐड कर देते हैं मार्केट कैप में, देन इन दैट केस द पी वुड बी 36. अगर मतलब मैं प्रमोटर होल्डिंग भी ऐड कर दूं, मतलब सिर्फ फ्री फ्लोट नहीं रखूं तो. हाँ, इसमें और थोड़ा टेक्निकल है इसलिए मैं आई वाज रेफरेनिंग. देखो वेट्स जो आते हैं ना, निफ्टी के वेट्स हैं वो भी फ्री फ्लोट के आधार पे है. करेक्ट. तो एचडीएफसी का वेट 13 क्यों है? क्योंकि उसकी फ्री फ्लोट ज्यादा है. ओके, राइट. So now comes the question which will be begged is, already weights are on the basis of free float. Then why do I again need to look at free float market cap? Double counting. So all in all I'm saying is it's a technical concept which requires actually brackets and summations have to be there. But the point I'm trying to get to is the fact that P's of individual stocks, weighted average is greater. 21.7 is not a wrong number. I would also look at that number. But a person knowing that there is also 36 way of looking at it is important if you are having a fiduciary responsibility of thousands of crores, which the industry doesn't know. It is so ironical because मैं hire करने निकला, okay, 2015-16 में मैंने 400 इंटरव्यू किए, 22 लोगों को ऑफर दिया, उसमें से 5 लोग ज्वाइन किए. मैंने कहा यार 5 लोग की टीम खड़ी करने में 422 इंटरव्यू किए थे मैंने, ऐसे कुछ करीबन. तो और उनसे मैं सवाल पूछता था, बड़े बेसिक सवाल पूछता था. भाई ये फाइनेंस का जॉब है, मार्केटिंग का नहीं है, सेल्स का नहीं है. मेरे हिसाब से पैसे मैनेज करना फाइनेंस का काम. तो ये बता दे निफ्टी की लास्ट ईयर की अर्निंग कितनी, रुपीस में अर्निंग्स बता दे. एक बंदा आपको नहीं बता पाएगा. 1117 आपको कोई बता नहीं पाएगा. आरएम होगा, निफ्टी पे पूरी टिप्पणी दे देगा, बट आपको ये 1117 नंबर नहीं बता पाएगा. मैं पूछूंगा अंदाजन कितना, 500 है 700 है, वो भी नहीं बता पाएगा. 1100 है, आप 500. सो यू जस्ट चेक इन द वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री, सेल्स हैज टेकन प्रेसिडेंस ओवर फाइनेंस. मैं पूछूंगा भाई तू अपने पैसे टैक्स मान के, टैक्स पता करके लगाता होगा ना अपने खुद के पैसे, तो क्लाइंट के पैसे में भी थोड़ी टैक्स को तो समझ तो चाहिए. तो 2 सेक्शन बता दे इन्वेस्टमेंट टैक्स वाले जो इन्वेस्टमेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का सेक्शन का नंबर बता दे, वो बता नहीं पाएगा. तो मेरा ये मानना है कि फाइनेंस का काम फाइनेंस करेगा तो अच्छा आउटपुट लोगों का निकलेगा. अब लॉयर का काम डॉक्टर करेगा एंड वाइस वर्सा, तो आउटपुट कैसे अच्छा निकलेगा. Right. So point I'm trying to get to is, I'm not saying 21.7 and 36 is make or break.
You can live without this information and invest without this information for the rest of your lives. But the fact that you don't know and you're taking a fiduciary responsibility of somebody's hard-earned money is where I have a problem. ऐसे और एक दो और एनोमलीज है मार्केट में, जैसे निफ्टी पी का एक हो गया, जो आपको लगता है कि हाँ ये ऐसे नहीं, ये ऐसे होता है बट दिस इज नॉट द राइट वे? या एक दूसरी एनोमली है, बहुत सारी एनोमलीज हैं, क्योंकि हम लोग की इंडस्ट्री में सब लोग सुन के बताते हैं, कोई समझ के पेपर करके। मेरे डैड कहते थे भाई मैथ को तू ऐसे पढ़ मत, सॉल्व कर तभी आएगा. ही यूज्ड टू टेल मी दैट. ही वुड नेवर लेट मी ओपन अ टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स विदाउट अ पेन. सो यू विल हैव टू हैव अ पेन और पेंसिल, राइट? हमारी इंडस्ट्री में सब सुन के सुनाते हैं, राइट? कोई करते वक्त क्वेश्चंस आते हैं, यार ये तो आया नहीं नंबर. सो कमिंग बैक टू व्हाट आर द अदर अनॉमलीज. अब लास्ट ईयर की बात सुन ले, तो मैं किसी से सुन रहा था कि भाई 6% की निफ्टी ग्रोथ आई, अर्निंग्स वर नॉट वेरी गुड लास्ट ईयर. इट वाज अ को-पैनलिस्ट. तो मैंने कहा ये तो गलत है, ये 6% ये मान रहा है, तो व्यूअर का क्या हाल होगा? एक्चुअली उसकी आंसर है 11 की, उनकी भी गलती नहीं है. अब 4 स्टॉक लास्ट ईयर बदल गए निफ्टी में. अब अगर लास्ट ईयर की बेस में 4 नाम अलग हैं, निफ्टी का नाम नहीं बदला, राइट? निफ्टी 50 तब भी निफ्टी 50 था, आज भी निफ्टी 50 है. अगर ये बदलाव होता तो निफ्टी 46 कर देना चाहिए था, राइट? तो मैं तो कैलकुलेट करूंगा कि भाई बदलाव ना होते तो क्या अर्निंग आती. आज के जो 50 कंपनियां हैं उसको आज हम निफ्टी कहते हैं. तो इन 50 कंपनियों की क्या ग्रोथ आई FY25 के लिए? 11% आई. तो अगर मैं टीवियों पे बोल रहा हूं 6% की अर्निंग आई, बहुत घटिया आई, और आज की निफ्टी के 50 कंपनियों में अलग 4 हैं, तो उन अलग 4 का बोलना है ना मुझे. So what we do is we calculate current constituents earnings growth, current constituents which are today a part of Nifty. Now this 4% you will say यार क्या फर्क पड़ रहा है यार, 6% बोला 11 बोला. It is not about the error. It is about आप लास्ट में मैथ में आंसर 13 या 14 आएगा. 14 अगर करेक्ट आंसर है तो टीचर 0 ही देगा 13 पे, बोले इतना करीब था ना, ठीक है ना यार. वो स्टेप्स पे पार्ट्स देता है ना, राइट? मैथ इज अबाउट करेक्टनेस. अब यही अगर मैं स्मॉल कैप में लूं, लार्ज कैप में तो आपने बोल दिया, उसको मैंने समझाया भी भाई ये 5% अलग, बोला क्या फर्क पड़ता है, 5% ही तो अलग. तो मैंने कहा स्मॉल कैप में 250 स्टॉक है, उसमें बदलाव ज्यादा हुए होंगे, निफ्टी में तो 4 हुए, तो बता कितने बदलाव हुए. उसने बोला मुझे पता है. मैंने कहा जाहिर सी बात है, अगर मैंने भी नहीं पढ़ाई की होती तो मुझे भी पता नहीं होता. सो नथिंग रॉन्ग अबाउट नॉट नोइंग. 63 changes have happened between 1st April 2024 and 1st April 2025. How many? 63 changes. If I don't factor in for these 63 changes, the earnings of Nifty small cap 250 is down 9%, which is minus 9%. But अगर ये changes को मैं बोलूं कि ये 63 चेंजेस नहीं होते, आज के जो 250 स्टॉक्स हैं उन 250 स्टॉकों की क्या ग्रोथ आई? 18% पॉजिटिव आई. Oh my God. तो पूरा नैरेटिव बदल गया ना भाई. 7% डेल्टा डिफरेंस आई क्योंकि 63 चेंजेस हो गई. और टीवियों पे लोग नैरेटिव बना रहे, स्मॉल कैप की अर्निंग्स नहीं आ रही. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नैरेटिव गलत है, बट आप एटलीस्ट ये हिसाब तो कर लो. फिर 18 के बाद भी आप संतुष्ट नहीं है, वो ठीक है, बट ये डिफरेंस तो आपको पता होना चाहिए ना यार. मैं नहीं कह रहा हूं कि आपका कंक्लूजन आप जो मर्जी करो, आपको स्मॉल कैप से नफरत है तो कोई बात नहीं, but you should at least know that the 63, the current constituents of NSE small cap 250 grew 18% last financial year, not minus 9. तो जो जैसे ये इंडेक्स भी जो बनता है स्मॉल कैप का इंडेक्स, जो रिटर्न्स भी कैलकुलेट होते हैं, तो रिटर्न्स जब कैलकुलेट होते हैं तो निफ्टी स्मॉल कैप 250 अभी का मार्केट कैप वर्सेस लास्ट ईयर में जो स्टॉक्स थे उनका ही होता है क्या? मतलब जो रिपोर्ट होता है दैट इज बेसिकली ऑफ दो स्टॉक्स 250 स्टॉक्स जो लास्ट ईयर थे वर्सेस ये साल जो 250 स्टॉक्स ये साल में, तो यही होता है क्या? लाइक रिपोर्ट भी जब होता है, देखो निफ्टी ना NSE ना तो आपको सिर्फ PE रिपोर्ट करती हो. अच्छा, ओके. People work backwards to find out what was the rupee earning. Okay. Nifty does not give you the earnings number. It gives you the PE number, NSE's website. Okay. So people work backwards to solve for X and Y.
समझ गया। So like that. तो आपने इंटरव्यू क्वेश्चंस की बात की, आपने 2-3 अच्छे लाइक क्वेश्चंस बताए कि आप ये पूछते हो कैंडिडेट से एंड उसका आंसर उनको आता ही नहीं है मोस्टली। ऐसे और 2-3 क्वेश्चंस बता सकते हो कि आप क्या पूछते हो एंड क्या गलत आंसर्स देते हैं लोग? दिस इज़ फॉर ऑल द पीपल हू वांट टू गेट अ जॉब इन फाइनेंस डोमेन सो दे आल्सो नो हाउ टू प्रिपेयर व्हेन दे आर गेटिंग एन इंटरव्यू विथ मिस्टर Firoz Aziz in the future. No, my questions are so staple and Huh. people can very easily rig it. Huh. The second question which I think is किसी के पैसे मैनेज करने हैं तो दिमाग तो ठीक है, दिमाग कम भी हो ना चलेगा, दिल अच्छा होना बहुत जरूरी है। ये मैंने बहुत मुश्किल से सीखा है। दिमाग आप किसी का भी बोरो कर सकते हो। अब मेरे पास प्रोडक्ट टीम 160 लोगों की है, शार्प हैं, उनसे आप बोरो कर लो। दिल होना अच्छा बहुत जरूरी है। किसी और के पैसे देख के आपकी आंखों में डॉलर दिखे ना, वो सबसे घटिया कॉम्बिनेशन है। सो व्हाई देन आई आस्क हिम, आपने क्या खरीदा है दिखाइए, आपके पापा के को क्या दिलाया है। अगर उसमें इंटरसेक्शन नहीं होता है ना, तो मैं नहीं ले सकता उसको। ओह! राइट ओके। राइट मैं उनको इसीलिए पूछता हूँ पापा के, क्योंकि शायद वो इतने अमीर ना हो। राइट चाचा को क्या दिया। राइट तो इस सिद्धांत पे मुझे एबीएन एमरो बैंक छोड़नी पड़ी। मैं इन्वेस्टमेंट्स का हेड था एबीएन एमरो में, जैसे 6 साल काम किया, 9,300 पे चालू किया, बट मैं वाइस प्रेसिडेंट एम ग्रेड बन के रिजाइन किया। राइट जो एबीएन एमरो कहता था कि 21 साल लगते प्रमोशन के लिए, उन्होंने 6 साल में दे दिया मुझे, एक्सेप्शन कर के। फिर इन्वेस्टमेंट हेड बन गया था 2009 में, तो उन्होंने कहा कि अब तू इंश्योरेंस भी संभाल ले। मेरे एक कोलीग थे, वो छोड़ गए, तो मैं बैंक एश्योरेंस, उनको इंश्योरेंस को बैंक एश्योरेंस बोलते, तो वहां मैं ट्राई किया कि सर ये इंश्योरेंस पॉलिसी बहुत अच्छी है। राइट एक स्कीम की बेचता था, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत अच्छी। मुझे डीप डाउन पता था मैं तो मरे नहीं खरीदूंगा। अगर मुझे वापस उसको इंसान को 5 साल बाद मिलना है तो कुछ भी हो जाए नहीं बेचना है। मैं मिलना भी चाहूं तो मुझसे नहीं मिलेगा, मुझे पता था। तो वो मैं कर नहीं पाया। मैंने मेरे बॉस को बोला, सर मुझे थोड़ी एक्टिंग क्लासेस में भेजो बिकॉज हो नहीं पा रहा मेरे से, या तो फिर मुझे छोड़ दो, मैं जा रहा हूं दूसरी नौकरी करने। राइट बिकॉज यू नीड टू बी अ ग्रेट एक्टर टू लुक इन वंस आई एंड से दिस इज वेरी गुड। सो that's when I'm saying that if you are very comfortable doing it, you can't be an Anand Rathi. If it's coming so seamless to you, that's a social fabric or a moral fabric which cannot gel with my company's DNA. एक दो और एग्जांपल्स बताओ ना क्वेश्चंस के। पापा का ये पूछा आपने, फिर और पूछा कि भाई क्लैरिटी मांगता हूँ कि भाई मैं तो बहुत पॉइंटेड क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं 1 घंटे में किसी को समझ जाऊं, मेरी औकात नहीं। राइट आपने आपके अपने आप के साथ 22 साल 25 साल 28 साल गुजारे, यू नो इट बेस्ट। सो अगर मैंने आपको ले लिया, गलत मैरिज हो गई, तो कंपनी का कोई नुकसान नहीं है, इंसान का ज्यादा नुकसान है। बिकॉज कंपनी मैरिज करती है डिवोर्स करती है, मैरिज करती है डिवोर्स करती है। एक कंपनी का मैं हिसाब कर रहा था, मेरे हिसाब से उस बैंक ने एटलीस्ट 4 लाख एम्प्लॉय प्रोसेस कर चुका है। उसकी एट्रिशन को मल्टीप्लाई करूं तो 4 लाख पीपल हैव जॉइंड हिम एंड लेफ्ट हिम। एंड एम्प्लॉय काउंट कितना है बट एट हाँ, so I will not get into कोई anybody will guess that, so I will not get into that. So all I'm the saying, reason I asked you because कि 10,000 है, तो I'm just trying to understand कि बहुत छोटा काउंट है, तो 4 लाख तो so it's a बहुत listed ज्यादा हो company. गया। 53% is the reported attrition they Oh gave. my god, that's The too high. last to last year they gave a Okay. reported attrition of 53%. So कंपनी ने कितनी शादियां की, कितने डिवोर्स किए। बट वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री में एक प्रोफेशनल के पास 3 नौकरियों से ज्यादा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि क्लाइंट आप पे विश्वास करना छोड़ देता है। बोले है तो यार बिल्पिंदे को लौटा है, कभी आके इस बैंक की तारीफ करता है, इस कंपनी की तारीफ करता है, फिर अगली कंपनी में जाता है, फिर उसकी बुराई करता है। सो यू कैन नॉट डू वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस इफ यू आर थिंकिंग दैट यू विल हैव 5 careers, 5 different jobs. I was also forced to quit of ABN AMRO because ABN AMRO ने RBS को बेच दिया, RBS HSBC को बेचने वाली थी, फिर HSBC नहीं हुआ, फिर RBL को बेच दिया। तो अगर ABN AMRO आज तक इंडिया में होती तो मैं पहले जॉब में रिटायर करने की पूरी सोच रखी थी। So what I asked the person is, see, it's impossible for me to gauge you. If I do a wrong marriage, to the company it will cost very little. To you it will cost your 1 blank check. You have only 3 blank checks. So I'll ask you pointed question. तेरी मेहनत की कितनी चाह है? Right? अगर 10 is the highest, what according to you you would judge as your मेहनत की ability? सब 10 ही बोलेंगे ना। बोल दो। I'm okay, सब 10 ही बोलेंगे। एटलीस्ट बोल के लूंगा तो कॉन्शियस होगा मैं 10 बोल के अंदर आया। राइट इंसान अपने आप से अगर 10 बार वो एक चीज झूठ बोल देता है ना कि मैं इतना हूं, मैं ये मेहनत करने वाला हूं, खुद ही मेहनती बन जाता है।
Shayad. So I'm a little optimist, not too overly optimist, but I still want a commitment of 10. Right? Even if he lies, he knows that he lied. Now he'll not, if he was 6, he'll still get to 7. He may not get to 10. Right? Second, I'll ask him, तेरी सीखने की चाह कितनी है? Right? उसमें लोग 10 बोलेंगे या 9 बोलेंगे, सीखने की चाह है. तो फिर मैं उसको उल्टा सवाल पूछूंगा, तू बता लास्ट 4 दिन में तूने क्या सीखा? तो वो पेज फिलर है या उसको याद है? फिर मैं उसको पूछूंगा, तेरा ईगो किधर है? ये सब बहुत सब्जेक्टिव, बहुत टफ क्वेश्चन है एसेस करने के लिए. वो बोलेगा मैं 0 ईगो पे हूं, लोअर द बेटर ना ईगो. तो मैं बोलूंगा, तू ये बता कि तेरे को लास्ट 1 महीने में तेरे से इंटेलिजेंट कौन बंदा दिखा था? अगर उसके पास नाम तैयार हो ना, तो मतलब वो लो ईगो है. क्योंकि जो हाई ईगो होते हैं ना, उनको भी पता नहीं था वो हाई ईगो होते हैं. उनको अपने आप को ही सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट मानते हो. अगर आप मुझसे पूछेंगे कौन मुझे सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट मिला कल, मैं बोलूंगा मनीष गुनवानी. तो मैं जब उससे मीटिंग कर रहा हूं, बोल रहा है मेरे से इंटेलिजेंट है. ईगो वाला ये बोल नहीं पाता है. So there will be a follow-up question to see the genuineness. So these are the questions, these are softer aspects which you would gauge. And that's why I had to come down from 400 to 22. And then my business was built on, मैंने कहा ठीक है, अब ये तो हो ही नहीं पाएगा. तो हमने एक इंटरनल आर्मी बनाने लग गए 2016 में. बोले बच्चों को लेते हैं, 22-23 की उम्र के गरीब बच्चों को. इतने गरीब बच्चों को लेते हैं कि लोगों ने बोला ये क्या मजाक है यार, प्राइवेट वेल्थ वाले के सामने बैठेगा तो ये एडवाइस ही नहीं दे पाए. तो वी स्टार्टेड टेकिंग very very गरीब. Even if somebody says my dad used to be an auto driver, then he surely has a job from Anand Rathi. Wow. So now we have about 400-550 people who are getting trained. They get promoted to be, so I do internal private bankers rather than external. So 87% of my last 100 promotions have come internally. Wow. So it's one is to say that's my strategy. So 8 years from then, I now know who are my next 50. Already they're being trained. But kids are kids. There my attrition is high, let me tell you. What would be the overall attrition rate for your company? On private bankers, which are the highest in demand, okay, जिनको करोड़ों की पगार ज्यादा मिल जाती है, उधर near zero है. In the last 3 years, कोई last छोड़ 3 के years, नहीं 2 people. Only 2 people. Out of how many? Out of I don't count the guys who are below 40, so about 300. अच्छा, 300 में से सिर्फ 2 लोग ही छोड़ के गए. 2.5-3 साल. वाओ. तो क्या मतलब, हाउ डू यू रिटेन द एम्प्लॉइज? क्या मतलब सीक्रेट क्या है इसका? बड़ा सिंपल है. कुछ रिटेन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता, ना तो ओवर कमिट करना पड़ता है, ना अंडर कमिट करना पड़ता है. जो बोला वो दो. ये इतनी सिंपल चीज कॉर्पोरेट्स नहीं कर पा रही है. एबीएन एम्ब्रो में मेरा बोनस फॉर्मूला 3 बार 6 साल में बदला. तो मैंने कहा सर, जब मेरा बिजनेस छोटा था तो फॉर्मूला अच्छा था, बिजनेस बड़ा हुआ तो फॉर्मूला खराब हो गया. तो भाई मेरी आपके साथ पार्टनरशिप है, तो पार्टनरशिप ऐसे कैसे बदल देते हो आप पार्टनर की परमिशन के बगैर? आई एम टेलिंग यू वन थिंग. सेकंड, किसी से गलत मत करवाओ. तीसरा, ना ज्यादा दो. आनंद राठी ने एक भी कॉन्टेस्ट नहीं किया जिंदगी में. कॉन्टेस्ट नहीं किया? एज इन फाइनेंशियल सर्विसेज में कॉन्टेस्ट करते हैं, ये प्रोडक्ट बेच BMW बांट दूंगा, ये कॉन्टेस्ट बेच. मैं भी उसी खेत की मूली हूँ. पाप मैंने भी किए हुए हैं. एक एबीएन एम्ब्रो में मेरे एक जंबो पासपोर्ट 3 साल में खत्म हो. कहाँ जा रहा है? फॉरेन ट्रैवल जा रहा हूँ, क्योंकि तूने ये प्रोडक्ट, ये NFO बेच दिया. ये सब किया मैंने. सिनेफार्म फंड बेचा लोगों को. 3 करोड़ बेचने पे ऑस्ट्रेलिया जाएगा तू, 2 एक्टर्स आके तेरे सामने नाचेंगे. एक्चुअली आई एम टेलिंग यू. तो आनंद राठी ने आज तक एक कॉन्टेस्ट नहीं किया. ना तो ज्यादा दो, ना ज्यादा कम दो. राइट? आप भी बताओ कि आपके जब बच्चे होंगे तो आप समर वेकेशन पे जाएंगे, तो जिसके नंबर अच्छे आएंगे उसको आप हॉलीडे पे ले जाओगे या तीनों बच्चों को ले जाओगे? सबको ही, तीनों बच्चों को. तो आनंद राठी ने कोई फॉरेन ट्रैवल नहीं करी जब तक कि औकात ना हो जाए कि पूरों को ले जा पाओ. तो आज लास्ट 6 सालों से हमारी कंपनी 25 मार्च को बंद हो जाती है. लोग 31 मार्च तक, मैं एबीएन एम्ब्रो में 31 मार्च के रात के 3 बजे घर वापस पहुंचता था. बोला मार्च एंड डे क्लोजिंग. 25 तारीख को आनंद राठी की बिजनेस बंद हो जाती है. बोला ऐसा क्या है, अगले साल भी टारगेट होंगे, अगले साल भी गाइडेंस होगी. 25 से 31 हम सब फॉरेन हॉलीडे पे जाते हैं, जिसमें अच्छा परफॉर्मर, बुरा परफॉर्मर, उसका परिवार, उसके बच्चे सब स्पॉन्सर होके साथ में जाते हैं. सब लोग मतलब पूरी टीम?
हाँ, पूरे प्राइवेट बैंकर की एक Okay. ऑफ साइट होती है, वाओ। अकाउंट मैनेजर्स की अलग ऑफ साइट होती है, जो अभी है अबू धाबी में 18 तारीख को। सो लास्ट 6 days of March you don't work only? लास्ट 7 years ऊपर वाले की दया से काम करने की जरूरत नहीं पड़ी। और कुछ भी अर्जेंट काम भी आ गया हॉलीडे में तो तभी भी नहीं, तो यू मतलब विल बी एक्सेसिबल हाँ, फॉर correct. ट्रांजैक्शंस। हाँ, जैसे एक बिल्कुल। मैं बताता हूँ उदाहरण, एक सेबी ने एक रूल बदला था, सेबी ने नहीं, मिनिस्ट्री ने बोला 31 मार्च तक अगर आप डेट फंड खरीदोगे, फरवरी में बजट आया था, बोला 31 मार्च, आई थिंक 3 साल पहले की बात है, 31 मार्च तक की अगर आपके डेट फंड यूनिट्स आ जाएंगी तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मिल जाएगा। तो बहुत सारे एसेट मैनेजमेंट कंपनी वाले मेरी ट्रैवल करते हैं, मेरे साथ ट्रैवल करते हैं कि भाई आप भी आओ हमारी ऑफ साइट में। तो उन्होंने सबने कैंसिल कर दिया। उन्होंने बोला तुम अपनी ऑफ साइट कैंसिल करो, 31 मार्च तक बहुत लोग डेट फंड खरीदने वाले टैक्स के चक्कर। हमने कहा भाई हम इतना शॉर्ट टर्म माइंडसेट नहीं रखते, अगर मेरे नसीब में ज्यादा टैक्स देने वाला है, सो आई थिंक द फुल इंडस्ट्री कैंसल्ड देयर ट्रैवल प्लान टू माय ऑफ साइट। सहिंदर हम धंधा करेंगे लास्ट 9 दिन में। मैंने कहा 9 दिन का धंधा थोड़ा ना बिल्ड कर रहा हूं मैं, 90 साल का करने की कोशिश में लगा। So you don't do anything short term, however attractive it might sound. We missed out. That 10 days collected, I think 30,000-40,000 crores of debt funds. Anand Rathi wouldn't have collected any AUM. I'm okay, yaar. Don't live for the day. वाओ। तो आपको ऐसे नहीं लगा कि पैसा लॉस हुआ, थोड़ा मन कोई और मार्केट शेयर ले जाएगा, ले जाए। So we'll not operate like that. ये इंडस्ट्री में आपने बताया कि जैसे आप जब ईबीएन एमरो में थे तो आप एक प्रोडक्ट सेल कर रहे थे जो आपको नहीं करना था, बट आप फिर भी कर रहे थे। तो ऐसे ये इंडस्ट्री में अभी एट प्रेजेंट क्या टाइप की मिस सेलिंग हो रही है, एंड कैसे हम जैसे रिटेल इंडिविजुअल जो है इन सब से बच सकते हैं? देखिए, anything which is not completely regulated is something which you should be a little wary of. Okay, of course, I'll make a lot of industry colleagues. I'm not pointing fingers on everybody. But there's a possibility when you buy unlisted shares, the margins are not governed. अगर अनलिस्टेड शेयर्स रिटेल वाला खरीद रहा है तो क्या करते हैं लोग, अपनी प्रॉप बुक में खरीदते हैं और फिर बेच देते हैं। ओके, बहुत सारी अनलिस्टेड शेयर्स जो पॉपुलर थे वो लिस्ट हुए। आपको समझ में नहीं आएगा कि सामने वाले की कमीशन क्या थी। अगर म्यूचुअल फंड में 1% की कमीशन है और म्यूचुअल फंड इतना अच्छा प्रोडक्ट है और वही वेल्थ मैनेजर क्लाइंट को बोल रहा है सर म्यूचुअल फंड में सस्ते में कर देता हूं, आपको डायरेक्ट कर लूंगा, थोड़ी सी फीस ले लूंगा, 0.25% की फी ले लूंगा, ये बहुत पॉपुलर है, 0.25% की फी ले लूंगा, बट उसकी रेवेन्यू आती है 1% की टोटल, और म्यूचुअल फंड एसेट पे सिर्फ 0.25 लेता है। तो अगर मैं, आपने देखा होगा, आप इधर लोअर परेल में थिएटर है पीवीआर का, राइट, उसमें गया था मैं लास्ट वीक, 500 रुपए का पॉपकॉर्न खरीदा, टिकट थी 350 की। रियल एस्टेट मुंबई के इतने एक्सपेंसिव रियल एस्टेट में इतनी अच्छी कंफर्टेबल सीट 350 में दे देता है। पॉपकॉर्न साला मैं बचपन में 50 पैसे में खरीदता था, वो 500 रुपए में दे रहा है। तो वैसे ही लोग म्यूचुअल फंड सस्ते में दे देते हैं और कहीं और से पैसे बना लेते हैं। अनलिस्टेड शेयर खरीदा 100 का, 120 में बेच दिया। पहले पूरा खरीद लिया 500 करोड़ का माल, फिर धीरे धीरे बेचा, सप्लाई पूरी खत्म कर दी, राइट। सो अब अगर किसी ने ऑडिट किया सबसे मशहूर अनलिस्टेड कंपनी में कितनी प्रॉप बुक में कितनों का क्या मार्जिन हुआ, तो बायर घबरा जाए, ये रियलिटी है। और इंश्योरेंस वगैरह वो साइड में भी काफ़ी मिस सेलिंग होती है ना, लाइक फर्स्ट ईयर प्रीमियम का जैसे बहुत 40% कमीशन मिलता है काफ़ी एजेंट्स को, तो वो भी जैसे इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट करके भी बहुत लोग बेच देते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स। तो उस पर आपका क्या व्यू पॉइंट है? मेरा व्यू पॉइंट है कि यार एक तीर से दो निशान ना, मुहावरों तक के ठीक है, एक तीर से एक निशान नहीं लग रहा लोगों का, ना तो मेरा, तो दो दो निशान क्यों लगा रहे लोग, राइट। सो इन्वेस्टमेंट्स एंड इंश्योरेंस शुड नेवर बी क्लब्ड, और एनी टू ऑब्जेक्टिव्स आर आइडियली नॉट टू बी क्लब्ड। I'd read somewhere you would analyze some 8,400 policies that gave 3.03% returns over 11 years. ये हुआ था ना? हाँ, ये है ना। तो अब वो 8,400 था, बट हम हर क्लाइंट से जिससे मिलते हैं तो हम पहले देखते हैं कि भाई इंश्योरेंस पॉलिसीज कौन सी हैं, उसको हम ऑडिट करते हैं। जैसे मैंने म्यूचुअल फंड की ऑडिट की बात की थी, वैसे ही इंश्योरेंस ऑडिट करते हैं। तो हम इंश्योरेंस तो, लाइफ इंश्योरेंस तो 15 साल से आनंद राठी वेल्थ ने नहीं बेचा, जिस मैं आने से पहले ही बैन हो गया था, राइट। तो हमारे क्लाइंट्स नहीं थे, बट बाहर से 8,400 पॉलिसीज होंगी, 3,000 परिवार, अब वो अपडेट होके 10,000 पहुंच गया होगा आंकड़ा। तो इसमें
अगर कोई 11 साल की पेमेंट कर चुका है, मैं नहीं कह रहा हूं कि 15 साल की मेच्योरिटी होगी, 20 साल की मेच्योरिटी होगी, 25 साल, 11 साल पैसे देने के बाद अगर मैं अपने पैसे वापस लेना चाहूं, तो क्या मुझे ब्याज से ज्यादा तो मिलना चाहिए? नहीं मिला है। 3.2, 3.3 for the cash flows today if he gets a redemption. Now, why is that the case? Not because the fund managers are bad. I know some fund managers in the insurance industry which are twice as better than the fund manager industry. But the wrapper is so attractive to the distributor that आपके अगर 40% चले गए पहले साल, तो वो 60 को 100 पे पहुंचाते पहुंचाते आपको रिटर्न 40% की नहीं चाहिए ना, 80 की चाहिए। 40 रुपए 60 पे बनाना इज 66%। वो पहले साल का प्रीमियम है। फिर अब पहले दिन ही आप जेब से ले लोगे, तो भाई इतनी क्या जल्दी है? बैंकें बंद हो रही हैं, कमीशन लेना ना आराम से, कमाने दो। अगर आज मैंने एक बार पढ़ा था, आई माइट बी ऑफेंडिंग अ लॉट ऑफ पीपल, बट जो भी आरएम की नौकरी चली जाती है एक बैंक से इंश्योरेंस ना बेचने के लिए, मैं तो उसको नोबेल प्राइज देता कि तूने ये 3% वाले आईआरआर प्रोडक्ट्स नहीं बेचे। इनफैक्ट लोगों की नौकरियां जाती हैं ना बेचने पे। ये लोग को गाली गलोच होती है शाम को कि तेरा आज एप्लीकेशन आना चाहिए कहीं से भी ला, राइट? दिस इज ट्रू, right? That's why I had to quit when I became the bank insurance head, because I was not capable of doing this, right? I tried actually. Okay. So if that's going to happen, and then you speak of corporate social responsibility, you speak of goodness, all that, yeah, that's not right. So you would not buy anything which has a 3-4% IRR. You might justify saying that if you hold it till 20 years, you will get to 9%. That's my right to be able to withdraw money. Now I'll tell you the funniest part, and it's so hurtful, and I think IRDA should do something about it. You go to an insurance office, you will walk into a plush office, correct? But you go to their surrender offices are separate. मेरे क्लाइंट की मैं 7 पॉलिसी निकालने की कोशिश कर रहा हूं, उन्होंने कहा कि यार निकाल दे। ये 7 जगह पे उनको पर्सनली चलना है, कठेरे में खड़ा करना है अपने पैसे लेने के लिए 10-12 साल बाद। ये कहां का इंसाफ है? क्लिक ऑफ द बटन पे तुम मेरे पैसे ले लेते हो, देने के लिए मुझे क्लाइंट से एक्चुअली उसको फिजिकली कार में ले जाना पड़ रहा है। अब मैं आपको बताता हूं, पॉलिसी नंबर देता हूं, मैं क्लाइंट मान चुके 200 करोड़ निकालना है, उसमें से 43 करोड़ निकाल पाया हूं मैं। म्यूचुअल फंड की रिडेम्पशन एक क्लिक ऑफ द बटन पे होती है, इंश्योरेंस की रिडेम्पशन क्लिक करा के तो देखो आप। चर्च गेट के ऊपर 3rd फ्लोर पे उसकी बिल्डिंग पे जहां आप लिफ्ट नहीं है वहां है आपकी सरेंडर की ऑफिस, उसमें पूछता है तुम्हें पैसे क्यों चाहिए, फिर उसको कन्विंस किया जाता है कि मैं रिटेन कर लूंगा। व्हाई? मेक द प्रोडक्ट अट्रैक्टिव दैट द गाय बाइज इट, right? Rather than make it so inconvenient. I don't know. I feel very passionately, even if it is a dislike to so many people. I feel very sad because there is such great talent in insurance industry. Make the wrapper so good, increase the volume, compete with the mutual fund industry, which you're capable of, and more, and I mean and more, because you have economies of scale are already with you. म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री तो आज बढ़ कर रही है यार। मेरे पापा ने म्यूचुअल फंड नहीं डाला था, बट इंश्योरेंस डाला था ना। So you're already at economies of scale. Make the wrapper so attractive that the fund manager's skill comes to the rescue. My God, मतलब वो client basically उनको भी जाना पड़ा। It's so inconvenient, like from his standpoint, just to like redeem these amounts, you have to go to 7 different places. I mean, that's a headache, honestly. And I have to tell you why I need my money. Why do I need to tell you, yaar? Why to ask me why I need my money? It's principally wrong. तो यू वुड एडवाइस कि किसी को भी लाइक यूलिप जैसे प्रोडक्ट हो गया या इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट मिक्स है, वो वाले प्रोडक्ट से दूर रहना चाहिए, बिकॉज आईआरआर विल बी वेरी लो एंड यू शुड नॉट मिक्स लाइक द टू थिंग्स ऑल टुगेदर, राइट? Ideally, no. Of course, IRDA has simplified and reduced cost, made it more efficient. But what's my hurry? What am I missing out? I'm not missing out anything. If I arrange the 21 product lines in wealth management industry in the descending order of their Sharpe ratio is risk के आधार पे कितनी रिटर्न आपको मिली। तो ये इंश्योरेंस प्रोडक्ट इन द न्यू अवतार, व्हिच इज फार बेटर देन द ओल्ड अवतार, इज गोना बी बेटर, बट इट्स स्टिल नॉट गोना बी इन द टॉप 3, टॉप 4, टॉप 5। टॉप 3, टॉप 4 में कौन से हो गए? म्यूचुअल फंड शार्प रेशियो के आधार पे। हाँ. अगर इस स्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स, म्यूचुअल फंड्स, देन कम्स पीएमएस। ओके,
सो आई से भाई मुझे किसी ने बोला तो नहीं है कि मुझे बहुत सारे खरीदने, म्यूचुअल फंड में ही 600 है, स्ट्रक्चर प्रोडक्ट हमने ही 2500 कर दिए, तो मुझे तीसरे की जरूरत आज नहीं पड़ रही है, पड़ेगी तब। और कोई एक यंग रिटेल इन्वेस्टर जो वीडियो देख रहा है, अगर उसको इन्वेस्ट करना है लेट्स से म्यूचुअल फंड्स में, बिकॉज ही कैन नॉट इन्वेस्ट इन अ पीएमएस, अगर उसके पास 50 लाख नहीं है, या तो एआईएफ में नहीं बिकॉज ही डजंट हैव 1 सीआर, तो आपका व्यू पॉइंट क्या है इन लमसम वर्सेस एसआईपी? तो लमसम करना चाहिए या सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान रखना चाहिए व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स, एंड हु वुड बी बेटर ऑफ ओवर अ पीरियड ऑफ लेट्स से 20 इयर्स और 25 इयर्स? मेरे हिसाब से दोनों एक कॉम्प्लीमेंट्री मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिंग है, कंपीटिंग मेथड्स नहीं है। देखिए लमसम, मेरे ऑलरेडी जो पैसे बैंक अकाउंट में पड़े हैं उसी को तो लमसम डाल सकता हूँ, राइट? लमसम के विजावी एसटीपी, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान करना चाहिए, लमसम करना चाहिए, दीज टू आर गुड कंपैरिजंस। एसआईपी तो मेरी फ्यूचर की जो कमाई आने वाली है उसकी मैं आज ही कमिटमेंट कर दूं ताकि खर्च ना हो जाए, दैट्स एसआईपी। सो एसटीपी एंड लमसम, इफ आई रीपैराफ्रेज योर क्वेश्चन a little differently, I would say that today's स्थिति I would do lump sum provided 5-10% की गिरावट की संभावना, और गिरावट आप सहन कर सकते हैं, और सहन करनी भी चाहिए क्योंकि इक्विटी का ये सेकंड नेचर है। अगर आप 5-10% की करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कोई आपको फर्क नहीं पड़ता, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर डालने से पहले भी हैं, मार्केट करेक्शन के बाद भी आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर रह सकते हैं, तो ये करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि 1 साल का टाइम करेक्शन मिल गया आपके, राइट? लास्ट सितंबर 24 सितंबर 24 को आईएसटी निफ्टी 26,217, आज मतलब अभी स्थिति ऑलमोस्ट 6% कम है, 1 साल बीत चुका है, 11% की निफ्टी की अर्निंग आ चुकी है, तो इससे ज्यादा अच्छे नसीब नहीं होते। अब लमसम करना चाहिए। माना न्यूज पढ़ोगे तो आपको बोलेंगे कि भाई स्टैगर करो, मैं स्टैगर नहीं करता, मैं अपने आप को मजबूत बनाता कि 10% की करेक्शन नहीं संभाल सकता तो मुझे एफडी से ज्यादा रिटर्न का क्या अधिकार है, राइट? नो पेन नो गेन, राइट? ये कहना नहीं, पालन भी करना है आपको। सो यू शुड बी रेडी टू टेक सम पेन, बिकॉज निफ्टी 10% हर 12 महीने में 10-12% एक बार गिरती है, बहाने अलग, स्थिति आइडेंटिकल। आपका पर्सनल एसेट एलोकेशन क्या होगा परसेंटेज वाइज? कितना परसेंट कौन से एसेट में होगा? सर मेरा आनंद राठी शेयर छोड़ के 65 म्यूचुअल फंड है, 35 स्ट्रक्चर प्रोडक्ट है, 65 पे डेरिवेटिव। अच्छा, तो रियल एस्टेट है ही नहीं आपका कुछ भी? रियल एस्टेट है एक्चुअली, उसको मैंने ब्लॉक पे डाल रखा है, सो मेंटली आई शुड टेल यू, रियल एस्टेट कंजम्पशन के लिए काफी अभी लिया है, बहुत लिया है, राइट? जहाँ रहता हूँ अलीबाग में एक लैंड लिए, मड आइलैंड में एक लैंड लिए, वहाँ घर बनाऊंगा, पेरेंट्स के लिए बनाऊंगा, सो दैट्स कंजम्पशन, आई डोंट काउंट दैट एज बैलेंस शीट। Okay. I have some residential real estate in Bangalore, which I've put on the block to sell, and I'm selling, is why it is mentally out of my radar. But yes, so as of now, it will be at least 10% in real estate. Okay. And gold, silver, ये सब में नहीं करते? Gold, silver नहीं है. Okay. Gold नहीं है, not because I'm bearish on gold only. If I had debt, I would rather prefer gold than debt. Okay. Because gold आज 1 लाख के ऊपर है, सब बोलते फिरोज तूने तो गोल्ड रेकमेंड किया ही नहीं था, देख बेवकूफ, छोड़ दिया। आज भी अगर आप चैट जीपीटी में डालें गोल्ड 5 ईयर रिटर्न IRR 13.5 आएगी, तो खून के आंसू मुझे नहीं रोना है, एफडी वाले को जरूर रोना है। एफडी से प्रेम है तुम्हें, इंडिया को एफडी से प्रेम है, गोल्ड से भी प्रेम है, तो भाई एक से प्रेम, दूसरे से प्रेम, एटलीस्ट एफडी के गोल्ड में तो डालते हैं, राइट? इक्विटी से नफरत है समझता हूं इंडिया को ओवरऑल। आई एम मेकिंग अ जेनरिक स्टेटमेंट, आई एम नॉट स्पीकिंग अबाउट एक्सेप्शंस। Two lovable assets, at least if they allocated properly, they would have been significantly richer. So, gold की 1 year की रिटर्न है 39%, 2 year की रिटर्न, 3 year की रिटर्न है 20%, और 5 year की रिटर्न है 13.5। आज ही चैट जीपीटी किया था दूसरे शो के लिए, इसलिए क्या जहां तक कि मुझे याद है। सो लॉन्ग टर्म में equity will do better, is why I'm not regretting not buying gold above 1 lakh also. मेरा अफसोस नहीं हो रहा क्योंकि 50,000 तो कोविड के बाद ही था। एंड जब आप बोल रहे हो 65% आपका इक्विटीज में थ्रू स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स, दैट इज टोटली डेरिवेटिव्स? इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में 65, हाँ, 35% in structured Sorry, my products, bad. which is long-term derivatives. Okay. Which is long-term derivatives, which does not depend on week में क्या हुआ। 5 साल बाद अगर निफ्टी 30% ऊपर जाएगी, 35% ऊपर जाएगी, तो मेरा पैसा दुगना हो जाएगा। जो स्ट्रक्चर प्रोडक्ट में 35% बोल रहा हूँ, उसमें बड़ी सिंपल सी है, 5 साल भूल जाना है। 5 साल में निफ्टी में बहुत बदलाव होंगे। निफ्टी अगर 30% 5 साल 35% कुल मिला के ऊपर चली जाए, हर साल नहीं, तो 5-6% पर ईयर गई, तो मेरा पैसा
दुगना हो जाएगा। वो दैट्स अ स्ट्रक्चर प्रोडक्ट। अब भले ही निफ्टी अगर तिगुनी हो जाए तो भी मेरा पैसा डबल ही होगा, अपसाइड कैप हो गई। म्यूचुअल फंड में 65 है, 65 में अगर निफ्टी तिगुनी हो गई तो यहां तिगुनी भी होगी, उससे ज्यादा भी होगी। स्ट्रक्चर प्रोडक्ट रखूंगा तो एक अब्जॉर्बर हो जाएगा, शॉक अब्जॉर्बर गाड़ी का। इंजन अच्छी है, शॉक अब्जॉर्बर भी चाहिए, तभी तो आप गाड़ी चला पाओगे। मैंने कारों की बात की तो मैंने लैम्बोर्गिनी ली थी। ओके, लैम्बोर्गिनी गाइस विल हेट मी फॉर इट। ओके, आई लव हरकन, लैम्बोर्गिनी। हरकन, ठीक है, बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत अच्छी स्टाइलिश है, बहुत अटेंशन ग्रैब करती है। यू नेवर बाय दोस कार्स, यू ऑलवेज बी फोटोग्राफ्ड, यू कांट सीक्रेटली गो एनीवेयर। Not that I'm not telling my spouse where I'm going. I tell her, but yeah, secretly I don't have anywhere to go. But yeah, on a lighter note, the car is superb, but the shock absorbers are so disgusting that you would never enjoy driving. So now, to make up for Lambo, I bought another Lambo, which was a Urus, which is a Lamborghini again, but has great shock absorbers. So a person in the normal wealth management puts 65-70% in equity, puts a shock absorber of debt funds. इतना अच्छा शॉक अब्जॉर्बर डाल दिया कि रिटर्न ही गिर गई। तो हमने जो शॉक अब्जॉर्बर ऐसा डाला कि भाई इतना शॉक अब्जॉर्बर मत डाल दो, 20-20 शॉक अब्जॉर्बर कार में होते हैं क्या? डेट फंड डालने से आपने इतने शॉक अब्जॉर्बर डाल दिए कि ये साली परफॉर्मेंस ही कम हो गई गाड़ी की। उतने शॉक अब्जॉर्बर डालने कि आपकी इंजन का फायदा मिले आपको और कार चलाने में भी अच्छी हो। That is a Urus Lamborghini again, fortunately. Is a good car which has got shock absorbers and it does not compromise on the engine's performance. It does justice to the engine in it. So that's why 65 in equity mutual funds, which is my engine, which is my performance, 35% in structured products, which gives me equity-like returns, but protects me to the extent I want. एंड ये दोनों का सेपरेटली अभी जैसे आईआरआर आपने बोला कि 40% सीएजीआर आपका होगा, तो इसमें आई अज्यूम इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का विल बी लोअर साइड, स्ट्रक्चर वुड बी लाइक ऑन अ वे हायर साइड, तो इन दोनों का आईआरआर कितना होगा? नहीं, मेरे ये दो प्रोडक्ट्स हो गए, दोनों की प्रोडक्ट की रिटर्न नॉर्मल क्लाइंट को 15-15 आती है। अब मेरे करीबन 1000 प्रोडक्ट मैच्योर हो चुके हैं, सेम टाइप के, बोरिंग सेम टाइप, तो उसकी आईआरआर कुछ 15 आई है हर प्रोडक्ट की। उसमें से 2-3% प्रोडक्टों ने सिर्फ कैपिटल वापस दी, वैसे भी प्रोडक्ट थे। इक्विटी म्यूचुअल फंड की भी आईआरआर 15-16 की है, दोनों ही सेम है, रिस्क में ये कम था। अब मेरी रिटर्न क्यों ज्यादा आई होगी मेरे क्लाइंटों से? एक तो 2-3 सिद्धांत मैंने डाले हुए हैं कि जब मार्केट नीचे होगी तो म्यूचुअल फंड खरीदने का मन नहीं करेगा, बट मैं म्यूचुअल फंड तब ज्यादा खरीदूंगा अगर दोनों में पैसे डलने हैं, गैप है, दोनों में गैप है। तो अगर मेरे पास पैसे तब आए जब मार्केट नीचे हो, तो म्यूचुअल फंड ऑलरेडी खराब परफॉर्मेंस दे रहा है। नॉर्मल अगर मैं अपने दिल से पूछूंगा ना, बोले यार स्ट्रक्चर खरीदना, यार प्रोटेक्ट तो करता ही है, बट मैंने फॉर्मूला डाला कि जब मार्केट नीचे हो, बाय द गैप ऑफ म्यूचुअल फंड फर्स्ट, मार्केट ऊपर हो तो म्यूचुअल फंड खरीदने का मन जरूर करेगा क्योंकि परफॉर्मेंस इतनी अच्छी आ रही है यार, राइट? तो इससे 1.25% की आईआरआर बेटर हो जाती है 10 साल में। ओके, राइट? सो दैट्स वन रूल बेस्ड वन। सेकंड, आई यूज ऑल माय लेजिटिमेट टैक्स प्रोविजंस व्हिच आर अवेलेबल टू मी। किताब में कहते हैं कि स्ट्रक्चर प्रोडक्ट की मेरी टैक्स स्लैब है 39% because it's marginal tax rate under capital gain head. But there are 6 sections which Nirmala ma'am has given us to use legitimately. Like every section where I have to pay more is my obligation. Every section which I have to pay less is my right. So when you manage your taxes legitimately, you get more money to compound for long periods of time. So that I again do algorithmically. How I do that is एक एग्जांपल, एक कोई सेक्शन जो आप कौन सा यूज करोगे, कैसे टैक्स सेव किया होगा? हाँ, टैक्स सेव किया होगा, बहुत सारे हैं बट एक चीज मैं बताता हूँ। जैसे आपकी जब म्यूचुअल फंड्स गिरते हैं, मार्केट तो मार्केट है, लास्ट ईयर से अब तक मार्केट कहीं नहीं गई, बट 2 बार 21,700 टच करके वापस आ गई। जब म्यूचुअल फंड ऊपर जाते हैं तो मैं प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, 15% ऊपर जाते हैं तो मैं प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, और जब फिर वो नीचे जाते हैं साल भर के अंदर तो उसका लॉस भी बुक करता हूं। तो जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आता है वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गेन्स ऑफ स्ट्रक्चर प्रोडक्ट को भी सेट ऑफ कर सकता है, डेट फंड्स को सेट ऑफ कर सकता है, रियल एस्टेट को सेट ऑफ कर सकता है,
मार्केट का उतार चढ़ाव तो उसका नेचर है। तो उतार चढ़ाव से ही कंप्यूटर ही मेरा वो लॉस हार्वेस्ट करके दे देता है जो लेजिटिमेट हो। ओके, loss harvesting has a bad connotation. I'm mutual fund investing, and if I get some losses, short-term losses, I would book those short-term losses to set it off. Got it. Under section 70 subsection 3. Got it. ये सेकंड हो गया, और थर्ड आप बता रहे थे, थर्ड स्ट्रेटजी। Third strategy is to make sure that, like for example, I bought structures in a high volatility environment using leverage. तो आपके पास borrowing capability होती है। तो क्या होता है कि लोगों ने कहा है कि जितनी चादर उतनी फैलाओ, मानता हूं, राइट? बट आपको एक कंपनी आपको बहुत कम मिलती है जहां डेट जीरो होता है। आप लिस्ट करने जाओ अपनी कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, आप बोलोगे मैंने कभी लोन नहीं लिया, दोस्तों में अच्छा लगेगा, इन्वेस्टर कहेगा साले तुमने लोन क्यों नहीं लिया यार? डेट इक्विटी रेशियो कोई तो चीज होती है, तेरे पास 100 हो तो 20 रुपए तो फॉलो कर ले। तो हमने एक मैथमेटिकल मॉडल से 20% तक की एक इंसान लेवरेज कर सकता है, बोरो कर सकता है। जैसे आप घर खरीदते हैं तो आपके पास होता है 1 करोड़ रुपया, आप जाके 8 करोड़ का घर खरीद के आ जाते हो। उसमें कोई नहीं बोलता यार चादर जितनी उतनी फैला। होम लोन के लिए 700% का लेवरेज चलेगा है, और इक्विटी के लिए 20% का लेवरेज नहीं चलेगा। ये जज्बाती बात है, दिमागी बात नहीं। If I told somebody, you will not blink an eyelid, right? My colleague wants to buy a house in Vile Parle. He's buying a 5 crore house. He's got just 70 lakhs. He's making down payment of 70 lakhs and buying a 5 crore house. How much percentage is that leverage on his equity? Close to 6-7%, 600%. So I keep a leverage limit of 20-25%, and that gave me a fillip of 2-3%. So ये सब करने की अगर हिम्मत हो और मैथमेटिकल जरूरत हो, जैसे टैक्स, so if you can cut your emotions, have leverage, do everything mathematical, it can add about 3-4-5% alpha. Got it. Then you have certain algorithms which you've built over derivatives, because derivative 2005-6 में मैंने सोचा यार सब लोग equity मैनेज करने के पीछे पड़े, 100 से तब भी 100 फंड मैनेजर अच्छे से, प्रशांत जैन थे, सर थे, केनेथ आंद्रादे थे, ये सब दिग्गज फंड मैनेजर थे। मैंने कहा मुझे इक्विटी नहीं सीखनी, डेरिवेटिव जिसको आता है वो कमरे में बैठ के अपने पैसे बना रहा है, किसी और के पैसे बनाने का आपको एक अच्छा फंड मैनेजर नहीं मिलेगा जो डेरिवेटिव में दूसरे का पैसा मैनेज करे। तो मैंने कहा डेरिवेटिव सीखता हूँ। 2005-6 से मैं डेरिवेटिव सीखने में लग गया, बिकॉज वहां कोई और कर ही नहीं रहा, तो कोई तो करे। सो ऊपर वाले की दया से फिर स्ट्रक्चर प्रोडक्ट 2006 में इंडिया में आया, मेरिल लाया, मेरिल वाज अ global company. Then I stuck to structure products, saying that this is a very good vehicle to use your derivative expertise. Black-Scholes pricing model, जिसको नोबेल प्राइज मिला है, उसके सिद्धांत को यूज करके आप किसी को कैसे आप रिस्क कम कर सकें या रिटर्न बढ़ा। So that's when I learned derivatives. So when doing that, I went bankrupt a couple of times. Okay, and I learned it the hard way. And then I said, ये आग से आपको खाना बनाना है, बिल्डिंग नहीं जलानी, दोनों ही कर देती आग। तो कैसे वो सिद्धांत लगाए, तो उसके एल्गोरिथम्स बिल्ड किए ताकि जो बाकी एक्स्ट्रा रिटर्न आए वो डेरिवेटिव से आ सके सीमित रिस्क में। क्योंकि 99% जो डेरिवेटिव पार्टिसिपेंट्स हैं वो स्पेक्यूलेटिव, उन्होंने ब्लैक-शोल सुना भी नहीं होगा, एक ऐप डाउनलोड नहीं किया होगा ब्लैक-शोल्स प्राइसिंग मॉडल के हिसाब से इस ऑप्शन का क्या भाव आना चाहिए। सब लोग स्पेक्यूलेटिव के लिए यूज कर रहे हैं। मार्केट में अगर 99% स्पेक्यूलेशन के लिए यूज कर रहे हैं ब्लैक-शोल्स सुने बगैर, तो जो ब्लैक-शोल्स को थोड़ा ज्यादा 15-20 साल पढ़ के आए उसके लिए पैसे बनाना थोड़ा इजी हो जाता है, बिकॉज योर ओपोनेंट इज नॉट गिविंग वैल्यू टू अ नोबेल प्राइज विनिंग फॉर्मूला। सो दैट्स हाउ आई गेट दैट, आई हैव गॉट दैट फिलिप। आई थिंक एक सेपरेट पॉडकास्ट आपके साथ ब्लैक-शोल्स पे करना चाहिए फॉर डेरिवेटिव्स के ऊपर कैसे आप करते हो, बिकॉज दैट इज अ वेरी टेक्निकल टॉपिक ऑल टुगेदर। So just using the word, thanks to ChatGPT, people can actually see what is Black-Scholes and read something secondary information. Yeah. एंड अभी लास्टली लाइक जस्ट वांटेड टू डिस्कस, तो आपने जब आनंद राठी ज्वाइन किया तब AUM 4,500 करोड़ था व्हेन यू हैड जॉइन्ड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 4,500 करोड़ था। Correct. तो और अभी 90,000 करोड़ हो गया, राइट? तो ये लाइक इट्स व्हाट लाइक 20x काइंड ऑफ अ जंप इन अ स्पैन ऑफ कितना 10 इयर्स हो गए, ये 13 इयर्स, तो विच इज लाइक फिनोमिनल। तो इसमें ये समझना था नाउ लाइक दैट यू मैनेज 90,000 करोड़ ऑफ वेल्थ ऑफ ऑल द HNIs। तो ऐसा कौन सा क्लाइंट स्टोरी है, विदाउट नेमिंग द क्लाइंट, आपको क्या लगता है कि इवन लाइक द वेल्दिएस्ट ऑफ द पीपल इन द कंट्री, द टॉप 0.1%, वो लोग क्या गलतियां करते हैं फाइनेंशियली जो उनको भी नहीं पता है, एंड देन कौन सा एक केस स्टडी कि आपने फिर उनको कैसे हेल्प किया टू मेक देम लाइक फाइनेंशियली लाइक वेल्दी एंड ऑफ कोर्स लाइक डबलिंग देयर वेल्थ एज वेल?
Okay, so I'll give you a little more philosophical one and the more important objectives, which is what life is all about, other than money and risk and return. अच्छे दिनों में ही बुरे दिन की प्लानिंग हो सकती है. जैसे मेरे पापा, अच्छे दिन भी थे उनके. अगर हम खानदानी गरीब होते ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं था. He was अमीर and then became गरीब. Then when you are doing well, most of our clients are doing well, is why they're HNI, Ultra HNI. Making sure they carve out certain monies which are for their lifestyles and their children's lifestyle, spouses' lifestyle, which cannot be attached, is something which is very crucial, which most people don't do. एक सर हैं मेरे से, वो ये स्कीमों पे बहस करते रहते हैं. मैंने कहा साहब, आपका माइनर चाइल्ड है, दोनों आप हॉलीडे करते हो, माइनर चाइल्ड को छोड़ के आपको कुछ हो गया तो इसका गार्डियन कौन है? आपकी विल में लिखा है? बोलता है नहीं लिखा. आपको स्कीम की पड़ी है, आपके 2 बच्चे जो हैं, आपको दोनों को कुछ हो जाए तो लीगल गार्डियन कौन बनेगा? उसी के हाथ में वेल्थ जाएगी. दोनों ग्रैंड पेरेंट्स लड़ सकते हैं कि हमें चाहिए. तो ये विल में लिखा है आपने, वो नहीं लिखा, और आप स्कीमों के पीछे. भाड़ में गई स्कीम. तो आपको ये देखना है कि भाई प्रोटेक्शन कैसे होगी. When the wolves are knocking on your door, that's not the time to plan. मैंने ऐसे ऐसे केस देखे हैं जहां लायबिलिटी आई है लोगों के और कहां से कहां पहुंच गए. राइट. मेरे पड़ोसी थे, सामने घर में रहते थे, मैं जब पुराने घर में रहता था, तो वो थे चेयरमैन दूसरी एक सोसाइटी के, साउथ में. उधर 2 लोग ड्रेन को क्लीन करने गए, दोनों चल बसे. बिकॉज टॉक्सिक गैस, पहले एक प्रोसीजर होता है कि आपको लिड खोल के 2 घंटे टॉक्सिक गैस को निकलने देना पड़ता है. वो प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ. उन्होंने लिड खोले, अंदर गए, ड्रेन साफ करने. एक गया बेचारा, वापस नहीं आया, तो दूसरा चेक करने गया, वो भी चला गया. कौन अरेस्ट होने आया था? चेयरमैन. वो तो उस बिल्डिंग में भी नहीं रहता है. किसकी प्रॉपर्टी अटैच होने आई? मेरे पड़ोसी की. तो अब ना तो आपने कोई गलती की, बट आपकी प्रॉपर्टी अटैच हो रही है. तो काफी सारी लायबिलिटीज होती हैं. तो मैं आपको उदाहरण डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको 10 उदाहरण दे सकता हूं जहां किसी ने सोचा नहीं था. एक एनवायरमेंटल क्लियरेंस से 32 करोड़ की एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री से नोटिस आई कि यू आर पोल्यूटिंग, योर फैक्ट्री इज पोल्यूटिंग द नेबर, मतलब नेबरिंग लेक, यू हैव टू पे 32 करोड़. तो ये लायबिलिटी आएगी. आपने कहीं पर्सनल गारंटियां दी हुई हैं, तो हाउ डू यू प्रोटेक्ट? इन इंडिया यू कैन रिंग फेंस द मनी, सो यू हैव टू रिंग फेंस. दैट्स वन माय सजेशन, स्पेशली टू HNI and Ultra HNI. The second thing is you have to also be mathematical about your decisions. Don't ever go with perception. Now, what do I mean by that is, हमने एक सर्वे की, 5000 HNI सर्वे की. हमने पूछा यार आप हमसे चाहते क्या हो? हम ये बेकार में ऑफिस में बैठ के डिस्कस कर रहे हैं हमें क्लाइंट को क्या देना चाहिए, आप ही बता दो. तो हमने 8-9 चीजें मेन्यू में दी कि इसको अरेंज करके दे दो. टॉप 3 चीजें आप हमसे क्या उम्मीद करते हैं. तो पहली चीज लोगों ने बोली कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न. सबने ये बोला. 94% ऑफ देम सेड इट एज द प्रायोरिटी चॉइस. रिस्क एडजस्टेड रिटर्न की बुनियाद है तेरी, नेक्स्ट सर्विस अच्छी देना, टैक्स और लॉयर की सर्विस भी देना. दीज वर द टॉप 3. तो फिर हमने उनसे पूछा, सर आनंद राठी के पैसे के अलावा आपके कहीं और पैसे हों तो उसकी रिस्क एडजस्टेड रिटर्न मेजर हो रही है? नहीं हो रही. तो जो आप चाहते हैं उसको मेजर कर लो, उसके आधार पे पैसे का निर्णय लो. वॉरेन बुफे साहब का फेवरेट मेजरमेंट है जेनसन अल्फा. वो कहते हैं अगर आपके पास 5 एडवाइजर हो और आप उनसे फोन पे बात करना अलाउड नहीं है, बट आपको 4 को नौकरी से निकालना है, तो आप 5 से जेनसन अल्फा ऑडिटेड वाला मंगा लो आपके पोर्टफोलियो का, और उस आधार पे पहले वाले को चूज कर लो. राइट. बट ये करता ही नहीं है. आदमी जज्बातों में घुस जाता है, बोलता है मेरा रिश्तेदार है. मैंने कहा सर उसको आप 1 करोड़ रुपया गिफ्ट दे दो, वो 12 करोड़ मैनेज करके आपका 4 करोड़ नुकसान करे, उसको भी 1 करोड़ सीधे दे दो ना. कान घुमा के क्यों पकड़ रहे हो? फिर भी 3 करोड़ से ज्यादा अमीर हो गया. People have to not be emotional. For your emotional favoring, you do something else. Do more direct. मुझे देना है, मैं 1 करोड़ दूंगा. 4 करोड़ का नुकसान करके 1 करोड़ क्यों दूंगा? So be more mathematical. Measure Yeah. what can be measured. Yeah, I think this is a very brilliant learning that I'm taking from you as well from today's podcast. Mathematical होना बहुत बहुत जरूरी है. I'm also going to start maintaining some Excel sheet as well. Last question which I ask all my guests: if you were in the shoes of Kushal Lodha and if you were interviewing Mr. Feroz Aziz, what is one question you'd like to ask him towards the end? Okay, now this is a very, very big googly.
I would definitely want to ask, what's your aspiration for 10 years? What's your aspiration for 10 years? Wonderful. No, I don't know the answer though, but yeah, I know the answer marginally. One aspiration which I have very dear to my heart, not put in the public domain so much other than my analyst calls as listed companies. I want to have the maximum number of colleagues who earn more than 1 crore Form 16 in India, in the corporate world. You'd be surprised, Kushal, out of the 20 odd crore people who have an EPFO active account, there are only about 1.5 lakh people in India who have a 1 crore plus Form 16. Form 16 by which I mean 1 crore से ज़्यादा की पगार इंडिया में सिर्फ 1.5 लाख लोगों के लिए है, 20 करोड़ लोगों में से। तो संभावना, तो लोग रिटायर हो जाते हैं 1 करोड़ की पगार पे नहीं पहुंचते। तो इसमें 2-4 कंपनियां हैं, ITC, HUL, ये पब्लिश करती हैं। मेरी कंपनी की जो 10 ईयर प्लस एम्प्लॉयज हैं, उनके 90% लोग प्राइवेट बैंकर 1 करोड़ से ज़्यादा कमाते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जो खुशहाली हो, जो बढ़त हो, क्लाइंट की भी हो, क्लाइंट का बच्चा हार्वर्ड जाए तो मेरे कोलीग का बच्चा भी हार्वर्ड जाए। किसी के पैसे मार के नहीं, उनके भी कमा के, अपने भी कमा के। सो वी आर वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव वेल्थ मैनेजमेंट आउटफिट। मैं कमाऊंगा, 1% नहीं कमाऊंगा तो मुझे नहीं करना धंधा, आपके लिए 14-15%। सो माई एस्पिरेशन इज टू हैव 1,000 people who earn more than 1 crore, which is almost about 90 today. Oh, wow. That's such a lovely aspiration. You always think about people around you, is what I've noticed. And that is a very, very good quality that you have. That's why people will always stick around you. And that's why the low attrition rate that you have in the company as well. Thank you so much once again for doing this. And बहुत मजा आया आपसे बात करके, समझ ही नहीं आया कि 2-2.5 घंटे कैसे चले गए. And 2 घंटे हो गए। हाँ, 2.5 hours हो गए. And thank you so much for doing this. And hopefully in the near future अगर कोई एक फाइनेंस पे कुछ डॉक्यूमेंट्री बनती है, वेब सीरीज बनती है, तो would love to have you as one of the leading actors there, अगर आपको वो साइड भी एक्सप्लोर करनी है, बिकॉज आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल वुड हैव टोल्ड यू कि आप वो भी ट्राई कर सकते हो अगर फंड मैनेजर नहीं है, लाइक फाइनेंस में नहीं होते तो. बट थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर डूइंग दिस. It is such an honor. थैंक यू. थैंक्स. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट वी कैन गिव यू मोर वैल्यू एडिटिव कंटेंट इन द शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम. हमको ये बताइए कि आपको कौन से काइंड ऑफ गेस्ट चाहिए, हमको ये बताइए कि कौन से क्वेश्चंस मुझे नहीं पूछने चाहिए थे, कौन से क्वेश्चंस मुझे और पूछने चाहिए थे ताकि आपको और ज्यादा वैल्यू मिल सके, और कौन से ऐसे पार्ट्स है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आए ताकि हम लोग ये पार्ट स्ट्रीम कर सके फ्यूचर एपिसोड्स में. सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड एंड कीप शेयरिंग ऑल आवर एपिसोड्स विद योर फ्रेंड्स एंड कीप गिविंग अस फीडबैक so that we can improve and come up with better quality content.